बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूज़, आज मैंने एक ऐसे रिश्ते की बात करनी है जो बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि अगर वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी, वो जो कहते हैं ना, लाइफ बन जाती है। लेकिन इतना कमज़ोर रिश्ता कि एक सिग्नेचर से बनता है और एक ही सिग्नेचर से ख़त्म हो जाता है। 3 अल्फाज बोलते हैं तो वो रिश्ता जुड़ जाता है और 3 अल्फाज बोलते हैं तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ मियाँ और बीवी, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते की। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा रिश्ता है व्यूअर्स। बहुत से ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा लविंग, अफेक्शनेट, एक दूसरे को प्यार करने वाले, एक दूसरे का ख्याल करने वाले कपल्स हैं। और सिर्फ शादी की शुरुआत में नहीं, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना, अगले की पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे को इनकरेज करना कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हों। तो ये रिश्ते आजकल, मुझे लगता है, इस तरह का रिश्ता मियाँ बीवी का बड़ा रेयर हो गया है। अब देखिए, ये रिश्ता है जिसमें बैलेंस भी ज़रूरी है। ये वक्त भी मांगता है, प्यार भी मांगता है, समझदारी भी मांगता है। बड़ा ही एक फ़ाइन बैलेंस है जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं जब हम मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने सभी रिश्ते बड़े खूबसूरत बनाए हैं व्यूअर्स, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि इसको एक ख़ास अहमियत दी गई है। अब देखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि माँ बाप और भाई बहन और ये वाले रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम अक्सर इन रिश्तों पे बात भी करते हैं। लेकिन मियाँ बीवी एक्चुअली वो बेस हैं, वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर फिर एक पूरी बिल्डिंग तामीर होती है जिसको आप फैमिली कहते हैं। क्योंकि जब फैमिली में किसी भी लड़के की या लड़की की शादी होती है तो फिर कहते हैं कि जी अब उनकी वो फैमिली है, राइट। अब मियाँ बीवी हुए, उनके बच्चे हुए, उन्होंने अपना एक घर आबाद किया, उसमें शायद पेरेंट्स भी आके साथ रह रहे हैं, लड़का लड़की के वेरियस डिफरेंट एक डायनामिक्स आती हैं और एक बड़ा खूबसूरत सा एक गुलदस्ता बन जाता है फैमिली की फॉर्म के अंदर। अब जैसे माँ के कदमों के तले जन्नत है, वैसे ही बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। इतना ज़्यादा दर्जा दिया है माँ और बाप को। लेकिन पहले मियाँ बीवी होंगे तो फिर माँ बाप वाले डायनामिक की तरफ हम जाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, गाड़ी है, हम हमेशा कहते हैं कि गाड़ी के पहिए हैं, गाड़ी के 2 पहिए हैं। चले, मैं कहती हूँ मोटर बाइक के 2 पहिए हैं क्योंकि वो दोनों ही चलते हैं, राइट। एक भी टायर पंचर हो जाता है तो वो चाहे गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, रुक जाती है, वो नहीं चल पाती। सो हर बंदे का एक पॉजिटिव अंदाज में एक दूसरे के साथ पेश आना और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ किसी भी ताल्लुक़ में कंपैटिबिलिटी होती है, स्पेशली मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के अंदर। अब कंपैटिबिलिटी क्या है कि आपस में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे को समझ गए हैं, एक दूसरे को हैंडल करना जानते हैं। एग्ज़ाम्पल अपना ही दूंगी। अब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बड़ी हाइपर और ज़रा अग्रेसिव सी हूँ। लड़ाई अगर कभी हो फैसल और मेरी, तो ज़्यादा बोलती मैं ही हूँ, जो सीधी बात है। आप सामने ही, आप मुझे इतने अरसे से देख रहे हैं, जानते ही हैं आप लोग मुझे, तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ। बट फैसल की जो बहुत अच्छी आदत है, फैसल चुप हो जाते हैं। अगर मैं हाइपर हुई भी होती हूँ तो वो मुझे, जो होता है ना कि वो एक हाइपरनेस के स्टेट से मुझे सेटल होने देते हैं और उसके बाद कहीं हम लोग सुकून से जाके आराम से बात करते हैं। उनके इस बिहेवियर की वजह से, उनके इस रद्द अमल की वजह से मैंने अपने बिहेवियर को और अपने आप को भी रीएडजस्ट करना शुरू कर दिया। जहाँ पे मैं पहले 15-20 मिनट बोलती चली जाती थी, अब मैं बोलती हूँ, फैसल चुप हो जाते हैं, मुझे समझ आ जाती है कि अब इन्होंने भी आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करना, मेरे बोलते चले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि हमेशा कहती हूँ, ताली 2 हाथ से बजती है। एक बंदा अगर हाथ हवा में हिलाता रहे तो कोई ताली नहीं बजनी। यानी कि फैसल सिरा ही नहीं पकड़ाते कि लड़ाई बढ़े। एज अ रिज़ल्ट मैंने भी अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया। मैंने कहा, एक बंदा जब कुछ बोल ही नहीं रहा तो मेरा आगे से बार बार उनके सामने बोलने का क्या फ़ायदा। तो मामलात अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैसल और मैं कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शादीशुदा कपल का, हमारे से करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर और हैप्पी और सेटल्ड लोग हैं। लेकिन हम अपने घर के सिस्टम को, मेरे ख्याल से, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे से चलाते हैं। वो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे काम में, मेरी फील्ड में, मुझे इनकरेज करते हैं, मेरी ट्रैवलिंग हो, मेरी दूसरी वर्क की कमिटमेंट्स हों।
हमेशा उनकी मुझे सपोर्ट मिली है। और अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो कोई और घर वाला जो है, वो सपोर्ट से मुराद ये कि जैसे कि मैंने किसी शूट के लिए 2 हफ्ते के लिए लाहौर से बाहर जाना है। फैसल खुद भी आपको पता है काम करते हैं, वकील है, उनके सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं, हाई कोर्ट के केसेस होते हैं, तो जहाँ उनकी कमिटमेंट होती है उन्हें पूरी करनी होती है। तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी मिलजुल के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अकेले ना हो। मेरी बहन साथ रहती हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपा इस वजह से और भी ज़्यादा चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। आपा ऑब्वियसली अपने काम अपनी चीज़ों में मसरूफ होती है, पर जब हम लोग बिजी होते हैं आपा भी, और वैसे भी आपा का घर में होना एक बहुत बड़ी सपोर्ट और वो है। तो देखिए एक फैमिली का सिस्टम है। अब मेरे हस्बैंड ये भी कह सकते थे कि भाई दोनों बहनें साथ रहोगी, ये कितनी ऑड बात है। जबकि जब आपा इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट होने लगी थी तो मेरे हस्बैंड ने ये बात कही, फैसल नहीं कही, कि भाई ये कैसे हो सकता है कि वो कोई और अलहदा जगह लेके रहेंगी, या तो वो मामा के पास, मेरी अम्मी के पास, या मेरे साथ रहेंगी। अब मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी, वो ऊपर का पूरा पोर्शन उनके पास था, आपा उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो इस तरह से हमारी एक सिचुएशन बनी, और मैं अल्लाह का हर रोज़ शुक्र अदा करती हूँ, लाखों करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मियाँ ने इतनी सपोर्ट की और उन्होंने कहा कि भाई फ़ौरन कहो अपनी बहन को कि वो साथ आके रहे। ये तो बनता ही नहीं है कि एक सिंगल लड़की अकेले कहीं और है। तो बात यह है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी बना देता है, और एक बुरा लाइफ पार्टनर, मेल हो या फीमेल, ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। यहाँ पे मैं मर्दों को बिल्कुल बुरा नहीं कह रही, मर्द या औरत, अगेन 2 लोग एक रिश्ते का हिस्सा हैं, दोनों का आपस में कंपैटिबल होना ज़रूरी है। अब कंपैटिबिलिटी का कब पता चलता है व्यूअर्स? मसला यहाँ पे शुरू होता है। कंपैटिबिलिटी तो तब पता चलती है जब रिश्ते जुड़ रहे होते हैं। रिश्ता जुड़ने के वक्त आपस में इंटरेक्शन बहुत से घरों में नहीं कराया जाता। मैं अब अलबत्ता बहुत खुशी से ये बात आपके साथ शेयर करूंगी कि बहुत सी फैमिलीज़ में अब ये वाली बात हो गई है कि भाई एक दफ़ा अगर रिश्ते की बात हो गई, लड़का लड़की एक दूसरे को मिल ली है, बाद में उनसे पूछा कि भाई कैसा लगा आप लोगों को, कुछ लगा, बात हाँ पे पहुंची या मंगनी पे पहुंची, और उसके बाद लड़का लड़की को आपस में इंटरेक्ट करने दिया, फ़ोन पे बात करने दी, मुलाकात, घर पे आके लड़का मिल गया, लड़की या लड़की जो है वो पे फैमिली को लड़के की आके मिली, तो वहाँ पे इंटरेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि देखें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि फ़लाँ लड़की मेरे बेटे हमज़ा के लिए बहुत परफेक्ट एक बहू बने, मेरे लिए परफेक्ट बहू बनेगी। शायद वो मेरे लिए परफेक्ट बहू बने, लेकिन मेरे बेटे के लिए वो अच्छी लाइफ पार्टनर ना हो। देखिए रिश्ता तो हमज़ा ने और उसकी बीवी ने आगे लेके चलना है। मैं ये बात ऑन एयर क्यों इतना ओपनली कह रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने सब बच्चों को, मेरे जो बड़े 2 बच्चे हैं, जो मेरे स्टेप चिल्ड्रन हैं दोनों, और जो मेरे बाकी 3 बच्चे हैं, मेरी तरफ से, जुगन काजिम की तरफ से और फैसल नकवी की तरफ से ये बात 5 बच्चों को कह दी गई है कि बेटा शादी आप अपनी मर्ज़ी से करें, अपनी पसंद से करें, और अगर हमें भी आप कहेंगे आपके लिए ढूंढने के लिए, तो जब तक आप 100% मुतमईन नहीं होंगे वहाँ पे शादी नहीं होगी। ये मैं आपको ऑन एयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी बात दर्ज हो जाए, ऑन रिकॉर्ड हो जाए। तो ये मैं बात आप लोगों को सिर्फ नहीं कह रही, बीइंग अ मदर, मेरा अपना बेटा जो मैंने पैदा किया, हमज़ा अब 19 साल का माशाल्लाह हो गया, मेरे स्टेप चिल्ड्रन दानिया माशाल्लाह 27 साल की है, कमाल माशाल्लाह 24 साल के, अगले साल उन्होंने 28 और 25 का हो जाना है, हमज़ा 20 साल का हो जाएगा। अब वो एजेस आ गई हैं जहाँ पे पसंद नापसंद शादी, ये मामलात स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने हमेशा ये बात मेंटेन किया कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से करें, क्योंकि फैसल और मेरी शादी भी पसंद की थी, और हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, एक दूसरे के फैमिली सेटअप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मैंने ये बात डे 1 से क्लियर की कि देखिए मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, तो ये मुझे आप बात क्यों कह रही है? मैंने कहा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर ये बात होती है कि अगर एक औरत वर्किंग वूमन भी है तो उसकी शादी हो जाए तो वो अपना काम छोड़ दे। तो मैंने बड़ी मेहनत की अपना करियर बनाने में, और जिस तरह मेरा बेटा हमज़ा मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मेरा करियर भी मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मेरा करियर मेरे बच्चों की तरह है मेरे लिए, मुझे इश्क है अपने काम से। और शायद बहुत से लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगे, लेकिन मैंने जिस लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया उसको ये बात और नहीं लगी। उससे कहा मैं भी अपने काम के बारे में बड़ा पैशनेट हूँ, आप अपना करो, मैं अपना करूँगा, और मिल के कुछ बैलेंस ढूंढ लेंगे। और अल्लाह का शुक्र है जितना भी ढूंढ पाए बैलेंस ढूंढ लिया। लड़ाइयाँ भी हुई, फड्डे भी हुए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई उसके साथ साथ। लड़ाइयाँ, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट द इशू व्यूअर्स। इशू आता है कंपैटिबिलिटी का, कि क्या आप उन लड़ाई झगड़ों और मसलों के बाद वापस आते हैं एक दूसरे के पास और मसाइल को हल करते हैं। और इसमें घर वालों का भी बहुत अमल दखल होता है। अब होता ही है कि बहुत सी फैमिलीज़ में ये भी मामला, एक प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग ज़बरदस्ती जो है बच्चों की शादियां कर देते हैं, या फिर फैमिली के अंदर ही शादी कर देते हैं। अब यहाँ पे एक नफ्सियात की भी प्रॉब्लम है और एक मेडिकल प्रॉब्लम भी है। मेडिकल प्रॉब्लम हम आगे जाके कवर करेंगे, लेकिन नफ्सियात की प्रॉब्लम मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सोचने की बात है व्यूअर्स,
एक बच्ची ने सारी ज़िंदगी एक लड़के को भाई बुलाया, सारी ज़िंदगी उस लड़के ने उस लड़की को अपनी बहन की तरह देखा है। जब जवान हो गए तो सडनली ये कहा कि अब हम तुम्हारा रिश्ता इस लड़के के साथ जोड़ने लगे। तो जिस लड़की ने सारी ज़िंदगी एक मर्द को अपने भाई की नज़र से देखा है, वो कैसे इस मामले में अपने दिमाग को एडजस्ट कर सकती है? सो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि जहाँ आप रिश्ता जोड़ रहे हैं, अगर कज़न्स में भी जोड़ रहे हैं, तो क्या उसमें उन बच्चों की मुशावरत है कि नहीं है? अगर बच्चे ही नहीं उस रिश्ते से खुश और कल को अल्लाह ना करे वो रिश्ता टूट जाता है, तो पहले तो जब बाहर की फैमिलीज़ में होती है तो दो खानदानों का रिश्ता जुड़ता है, वो रिश्ता अगर टूटता है तो चले वो ख़ानदान वापस सेपरेट हो जाते हैं, तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन वो बात फ़र्क है। लेकिन जब दो बहनों के बच्चों की शादी होती है या दो भाइयों के बच्चों की शादी होती है या फुफ्फी और फुफ्फी की बेटी से आप शादी कर देते हैं अपने बेटे की, और फिर वो ताल्लुक़ टूटता है तो ख़ानदान टूट जाते हैं, बर्बादी फिर जाती है, फिर मामलात कभी वापस नॉर्मल की तरफ नहीं जाते। इसलिए जब कज़न मैरिजेस की तरफ जाएं या फैमिली में शादी की तरफ जाएं तो व्यूअर्स मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, हमने अपनी फैमिली में व्यूअर्स ये देखा है, इतना दुख होता है देख के कि फैमिलीज़ पूरी पूरी बर्बाद हो जाती हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, बदमज़गियाँ, एक ही फैमिली के लोग 10 जगहों पे बैठ के एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, गालियों पे बात आ जाती है, लड़ाइयाँ फिड्डों पे हाथापाई पे बात आ जाती है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, ये रिश्ते सारी ज़िंदगी के हैं इंशाल्लाह, और अगर निभा लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन निभाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत होनी ज़रूरी है, जिसके लिए आपस में कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मज़ीद कज़न मैरिज पे हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि अभी किचन की तरफ भी रुख करना है। शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ तैयबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा जी, मियाँ बीवी की बात हो रही है, ऐसे रिश्ते बनाते हैं लोग। रिश्ता आया, ओ लड़का जो है वो बड़ा अमीर है, अच्छा लड़की घर के काम भी कर लेती है और डॉक्टर है, अच्छा बिल्कुल डन डन करें डन करें। ये नहीं देख रहे कि उनके मिजाज कैसे हैं, पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं। बाद में फिर जब वो रिश्ते टूटते हैं, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मंगनी के साथ निकाह कर देते, रुखसती नहीं करते। जब वो रिश्ता टूटता है तो निकाह ही मेन चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसे एक्चुअली जो फंक्शंस होते हैं वो तो फनकारियाँ हैं ना, हाँ जी, मेन चीज़ तो एक्चुअली निकाह है। जब निकाह होके टूट जाए तो तलाक तो हो गई, तो क्यों बच्चों को उस ट्रॉमे से गुजारना है? बड़ी अच्छी बात की जुगन आपने, और जो आपने इंटरेक्शन की बात की है, मैं समझती हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और आप खुद भी माँ हैं जी बिल्कुल, और आप अपने बच्चों के लिए भी यही चाहेंगी। बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहूँगी, और ये लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, और इंटरेक्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ जब रिश्ता हो रहा है, आप लोग सबसे मेन जो चीज़ है जिस पे फोकस करें वो ये कि वो बंदा अपने पहले रिश्तों के साथ कैसा है। इसी से आप बहुत सारी चीज़ें जो जज कर लेते हैं। कितनी प्यारी आपने बात कही। आपको पता है शेफ़ तैयबा, मैंने एक हमारे मेरी कज़न्स के आगे रिलेटिव्स हैं इन लॉज के थ्रू, वहाँ पे एक लड़की की और एक लड़की की, इन्होंने मतलब उनकी साइड से लड़की थी, लड़का दूसरी। अच्छा उधर हाँ उनकी हो गई, और वो यहाँ के बाद कुछ ही हफ्तों के बाद उन्होंने मंगनी और निकाह रख लिया। उन्होंने कहा रुखसती बाद में कर लेंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि जी निकाह करना है तो फिर रुखसती भी कर दें। खैर वो तो अपनी टेक्निकल चीज़ थी, वो हो गया। अच्छा लड़की और लड़के को इजाज़त थी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, तो लड़की जो है वो अक्सर बात करती थी, तो कहती है कि वो बच्ची बड़ी घबराई और उसने आके फैमिली को बताया कि जी उस दिन मैं वहाँ पे हम सब गए हुए थे, तो हम बात कर रहे थे, तो हम लोग जो यंग लोग थे वो अलहदा बैठे हुए थे और दूसरी तरफ आप लोग बड़े बैठे हुए थे। वो वहाँ से वापस आई तो उसने बताया, उससे कहा जो उसके होने वाले उसके जो हस्बैंड थे जिससे अभी रुखसती नहीं हुई थी, उनसे वो बात करी थी, तो उनकी छोटी बहन ने कोई बात की तो वो एकदम से आग बगोला हो गए, खड़े हुए और रख के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, और फिर जिससे निकाह हुआ तो उसने कहा सॉरी सॉरी, और फिर बैठ के ना उसे गप लगानी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अब उस लड़की ने ये देखा, वो बेचारी भुतला गई, उसने घर में कभी इस तरह का बिहेवियर ही नहीं देखा था, और घर आई है तो उसने घर आके अपने पेरेंट्स को बताया। तो घर वालों ने, वो व्यूअर सोचें कि उसको कहा कि हाँ तो भाई बहन में ऊंच नीच हो जाती है, तो उसने आगे से कहा कि, और बड़ी अच्छी मुझे उस बच्ची की बात लगी, उसने कहा अब्बू जो लड़का अपनी जवान जान बहन को मेरे सामने थप्पड़ मार के ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे उसने कोई नॉर्मल चीज़ की है, कल को वो मेरे पे भी हाथ उठाएगा तो मैं क्या करूँगी। खैर थोड़ा टाइम और गुजरा, बच्ची ने तो, उस लड़की ने तो उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि अब उसने इस चीज़ के साथ कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन फिर वक्त के साथ पता चला, और जब वो मंगनी टूटी और जब वो शादी टूटी तो वो लड़का उनके घर भी आया, उसने तोड़ फोड़ भी की, उसने गाली गलोच भी की। तो वही वाली बात है ना, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की निशानदेही की कि भैया आप देखें कि अगला अपनी माँ के साथ कैसा है, अपनी बहन के साथ कैसा है,
अपने इर्द गिर्द खवातीन और दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। जो अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी फैमिली, अपनी भाभीियों, रिश्तेदारों, खवातीन को नहीं रिस्पेक्ट देता, वो अपनी बीवी को क्या रिस्पेक्ट देगा। और आज अगर लाड प्यार में नहीं भी कोई पंगा करता तो कल करेगा। सो वही वाली बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की। जुगन, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आपकी और फैसल भाई की जो खूबसूरती है ना रिश्ते की, वो मैंने लाइव देखी है कि जब भी आपने मुझे किसी इवेंट पे अपने घर में इनवाइट किया तो मैंने ये देखा कि आप दोनों को बिजी देखा। मैंने ये नहीं देखा कि वो टांग पे टांग रख के सोफे पे बैठे हुए हैं और आप जो हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं। भाई मैं आपको ये बड़ी खूबसूरती। अच्छा, पहले फैसल ऐसा करते थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बच्चों की जिस तरह आई रिमेंबर कि हमजा की पहली बर्थडे हुई। अब देखिए जो भी है, जब एक दफ़ा आपने कह दिया कि हमजा भी आपका बेटा है तो फिर हमजा आपका बेटा है और वो आपको ही बाबा कहता है, वो उसको फैसल कोई अपना फादर मानता है। तो जब वो आपका बेटा हो गया तो उस बर्थडे पे ना सारी भागदौड़ मैं करी थी। तो एंड में ना मेरा थोड़ा मूड ऑफ था जब ख़त्म हो गई बर्थडे। ये पहली जो हमजा की बर्थडे हमारी साथ हमने एज हस्बैंड वाइफ सेलिब्रेट की। तो फैसल ने मुझे आके कहा कि बेब व्हाट्स रॉन्ग, अभी हमारी शादी को 9 मंथ्स शायद हुए थे, क्योंकि मार्च में हमजा की बर्थडे होती है और हमारी जून में शादी हुई थी। तो मार्च में मतलब 9 मंथ्स हो गए थे शायद। मैंने कहा बेब मुझे एक बात बताए, बच्चा दोनों का है ना? ही सेड हाँ। मैंने कहा इवेंट भी हम दोनों का है? ही सेड हाँ। तो मैंने कहा मैं सिर्फ क्यों भाग रही थी? मैंने कहा पैर मेरे इतने सूजे, मैं हालत मेरी ख़राब है, मैंने किसी बंदे से बात नहीं की। तो ही सेड यू आर राइट। उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, मुझे फैसल से ये बात नहीं करनी पड़ी व्यूअर्स। चाहे घर में डिनर हो, चाहे घर में पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे फैसल को कहना नहीं पड़ता। वो मुझे सिंपली कहते हैं मैंने क्या करना है मुझे बता दो। क्योंकि मेरी वो भी तो प्रॉब्लम है ना कि मेरी चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरफेयर करे तो मुझे चिड़चिड़नी शुरू हो जाती है। तो देखें क्रेडिट उधर जाता है। मैंने गिला किया, हो सकता था कि वो माइंड कर जाएं और कहीं ये तो पागल है, साइको है, इग्नोर करते। नहीं किया, उन्होंने बात सुनी, उन्होंने रिस्पेक्ट दी उस बात को और उसके बाद उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया। बिल्कुल, ये मैटर करती हैं चीज़ें। खैर हम मज़ीद बातचीत करेंगे अभी किचन में आके। बल्कि किचन में क्या बन रहा है सिर्फ इतना टीज़र दूंगी कि आज शेफ़ तैयबा मेरी एक फ़ेवरेट डिश बना रही हैं जो आई थिंक हर बंदे की फेवरेट है। वो ब्रेक के बाद हम जानेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप भी ऐसे टाइम पे आए जब अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी मैंने थोड़ी सी पकने के लिए। हाँ जी, इस सिजलिंग में बनेगा क्या? इस सिजलिंग में आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। अचार गोश्त हर बंदे का फेवरेट। चिकन में बनाए, बीफ में बनाए, मटन में बनाए, और बाय द वे अचारी सब्जियां भी बड़े मजे की बनती हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट यही रेसिपी फॉलो करें और मिक्स सब्जी डालें। बिल्कुल ऐसे, राइट के रॉन्ग? बिल्कुल राइट। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं कुक करूंगी, उसके बाद चिकन डाल दूंगी, तब तक आप अपने इंग्रेडिएंट्स। जी बिल्कुल, मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अचार गोश्त के लिए चिकन हमें चाहिए 1.5 किलो, दही आधा कप चाहिए हमें, टमाटर प्यूरी जो है वो हम 2 कप इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून, और नमक जो है वो हम हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर रहे हैं, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ऑयल जो है वो हमने तकरीबन 1 कप इस्तेमाल किया है, धनिया पाउडर आधा चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, कलवंजी 1 टीस्पून, और उसके साथ दड़ा मिर्च जो है वो भी हम 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच छोटा वाला जो है टीस्पून, और सौंफ जो है वो भी हम 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन जूस हस्बे ज़रूरत, और गरम मसाला जो है वो भी हम 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका तरीका मेथड जो है वो मैं आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। लेमन जूस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अचार गोश्त का जो सारा मसाला मैंने आपको बताया उसको हमने थोड़ा सा रफली उसको ग्राइंड कर लिया, पाउडर फॉर्म में नहीं। क्या हुआ है? दिलचारे जफ्फी मारू आज मेरी बड़ी फेवरेट चीज़ बना रही है। अच्छा, मुझे अचार इतना पसंद है, इतना पसंद है, किसी चीज़ में कलौंजी और अजवैन और ये सारी चीज़ें डाल दो मेरी तो ईद हो जाती है। जी बिल्कुल। आपकी जो अचार वाली वीडियो ना ये तैयबा की फेवरेट है, मेरी वो बिल्कुल मेरी फेवरेट हो गई है। मेरी अम्मी ने तो आपको जो है वो अनाउंस कर दिया है। मैं आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, अम्मी ने मुझे पास कर दिया है, आई डोंट केयर एनीमोर। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी तक मैंने घर में नहीं बनाया अचार और मुझे शर्म दिलाई जा रही है कि अचार बना लो, जुगर ने बना लिया। उस दिन मैंने कहा मामा को, मैंने कहा मामा मैं सोच रही हूँ अब मैं लहसुन और मसूड़े का अचार बनाऊँ। जी जी जरूर। मसूड़े का? अच्छा 15 मिनट तो उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या क्या करूँ। मैंने कहा मामा वो मसूड़े हैं, तो कहती है जुगन मसूड़े मुंह में होते हैं। मैंने कहा मुंह में ही जाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। कहती है जुगन वो कभी होता है ना पिकर आपका दिमाग जो है ना थोड़ा क्रैक हो जाता है, तो ये क्रैकनेस का अटैक हुआ था मुझे। तो मसूड़े कह रही हूँ, लसूड़े का अचार भी बड़ा मजे का लगता है। तो ये जितने सारे स्पाइसेस थे इनको हमने जो है वो रफली ग्राइंड कर लिया है, पाउडर नहीं करना इसको, और इसी में जो है मैंने थोड़ा सा लेमन जूस थोड़े से मसाले में ऐड कर लिया। इसके साथ हम मिर्चें जो हैं अपनी वो भर लेंगे,
और जैसे कि अभी हमने ऑयल के अंदर जो है अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की है, उसके साथ हमने चिकन जो है वो ऐड कर दिया। इसको तकरीबन हम जो है ना 60% यहाँ पे कुक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टमाटो प्यूरी भी है और दही भी है। तो उन चीज़ों के साथ ये दोनों जब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे सारे, तो फिर जो है हम इसको दही और टमाटो प्यूरी ऐड करके कवर कर देंगे और उसी के अंदर ये पकेगा। आपने बिल्कुल कोई पानी नहीं ऐड करना है इसके अंदर, ज़रा सा भी नहीं। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोग माइंड ना करें तो करना चाहूँगी। जब हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालते हैं ना, और उसके बाद आपने चिकन डालना है, 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को चांस दे दिया करें कि थोड़ा सा जो उसका कच्चापन है ना वो निकल जाए। क्योंकि जैसे ही हम चिकन उसके अंदर डालते हैं या कोई भी मीट उसमें डालते हैं तो होता ही है कि उसके जूसेस निकल आते हैं। तो वो अदरक लहसुन को वो जो थोड़ा सा हल्का सा कुक, कोई नहीं ब्राउन नहीं करना, जस्ट इतना कि वो कुक हो जाए हल्का सा। और यहाँ पे चिकन को जो हम फ्राई कर रहे हैं उसकी भी एक रीज़न है, वो ये कि आपका चिकन, आप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो चिकन जो है वो टूटता नहीं है। वो उसकी रीज़न ये होती है कि हम आपको यहाँ पे वो हर मेथड सिखाते हैं, सारा प्रोसीजर सिखाते हैं कि आपने किस किस तरह चीज़ को जो है वो कुक करना है। और ये स्टेप करने के बाद आपका चिकन नहीं टूटेगा, चिकन नहीं टूटेगा। और इसके बाद आप एकदम मसाला डाल देंगे तो मसाला भी उसके अंदर बिल्कुल चला जाएगा। तो मसाला इसमें नेक्स्ट जाएगा, राइट? जी बिल्कुल। अभी हम इसमें मसाला ये 3 टेबलस्पून जो है आप इसमें ऐड इस स्टेज पे डाल दें? जी बिल्कुल डाल दें, 3 टेबलस्पून। क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि इसी के साथ हमारी चिकन की भुनाई भी हो जाएगी। और बाकी ये जो चीज़ें ये जो 2 हमने ऐड करनी है, दही और टमाटो प्यूरी, उसके साथ आपका चिकन जो है वो कवर करके क्या खुशबू आई है, क्या खुशबू आई है। अच्छा, मैं तो जब अचार गोश्त वगैरह रेडी हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा ना लास्ट 5 मिनट्स में थोड़ा सा नॉर्मल घर का अचार नहीं होता, उसका जो तेल होता है सरसों का, वो और थोड़ा सा उसका मसाला भी डाल देती हूँ, उससे मजीद फ्लेवर मज़े का हो जाता है। बट आजकल देखे ना मार्केट में जो अचार मिल रहे हैं उसमें सरसों के तेल में तो वो डालते नहीं है, इस जिसकी वजह से वो अजीब उसके अंदर वो फ्लेवर उसका हो जाता है। असल तेल तो व्यूअर सरसों में ही डलता है। अच्छा, अब ये हमने मसाला भून लिया। अच्छा, इसके अंदर अगर हमने मटन या बीफ बनाना हो जी, तो मटन या बीफ कैसे हम बनाएंगे? वो सिंपली उसका यही तरीका जुगन के हम उसको वो टाइम लेता है ना जी, वो गला लेंगे हम उसको। अच्छा, वो गलेगा। हाँ। और उसका जो है वो हम स्टॉक जो है उसके अंदर ड्राई कर लेंगे। आपने स्टॉक अलहदा से नहीं रखना, क्योंकि जब ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ये इसी के साथ ही बहुत टेंडर और अच्छा सा जो है उसके साथ कुक हो जाएगा। आपने गला के रख लिया, लेकिन स्टॉक आपने उतना बनाना है जो उसके अंदर ड्राई हो जाए। स्टॉक अलहदा से नहीं हमें ज़रूरत उसकी। अब जो है इसमें हम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ये कुक होगा तो साथ ही दही ऐड करके इसको बस हमने ले जाना है दम के ऊपर। अच्छा, टमाटर पहले डालेंगे, दही एंड में डलेगा? हाँ जी, दही मतलब एंड में नहीं, इसके साथ ही थोड़ा सा टमाटर जो है वो कुक हो जाएंगे, क्योंकि टमाटर का कच्चापन वरना जो है ना वो खत्म नहीं होता। ये रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा इसका जो है पानी, तो हम उसमें दही ऐड कर देंगे। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, आप मुझे कहती हैं कि आप मेरी वीडियोस देखती है और वो होती है, आपको पता है मैंने सीखा आप लोगों से ही है। मुझे पहले डेफिनेटली कुकिंग आती थी, ये नहीं है कि मॉर्निंग शो जब मैंने स्टार्ट किया आई डिडंट नो हाउ टू कुक, बट मैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कुजीन में इंटरेस्टेड थी। तो मुझे याद है जब मैं कनाडा गई कॉलेज, तो मैंने वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, वो जापानीज़ थी, तो मैंने कहा तुम आपको सुशी बनानी आती है, सुशी रोल करना वटेवर, क्योंकि सुशी में कुकिंग इतनी नहीं होती, सुशी की प्रेपरेशन का मेथड बहुत होता है। बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा मुझे आपको आता है बनाना, तो शी सेड यस आई नो हाउ। उसने मुझे सिखाया बैम्बू अपने मैट्स के ऊपर बनाना, ये वो। तो बाय द टाइम मेरी शादी हुई, फैमिली ये वो, खाना बनाना आता था, बट वो घर पे सीधी बात है नहीं सीखा तो मैंने ऑन माई ओन इधर सीखा। कॉलेज गई हुई थी 4 साल वहाँ पे, जब यूनिवर्सिटी में आप होते हो तो आपको पता है खुद ही करना पड़ता है। अच्छा, देसी खाना मुझे कभी वहाँ पे भी बनाना नहीं आया। यहाँ पे आके जब आप लोगों ने प्रॉपर मुझे मेथड्स के साथ सिखाया, सारा कुछ किया, और ये मुझे सिखाया, जैसे आपने मुझे एक बात सिखाई है, हर चीज़ का मसाला एक नहीं होता, हर चीज़ को एक तरीके से बनाओगे तो हर हांडी का टेस्ट वही आएगा। सो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है इन मसालाज ऑल्सो। एंड देन आप देखें ना, मैंने अभी छींटे उड़े हैं लेकिन मैंने एप्रन पहना हुआ है तो बच गई। इसीलिए कहती हूँ कि एप्रन का ज़रूर इस्तेमाल करें, और कुकिंग के कुछ अपने मखसूस कपड़े बना लें कि जी जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं अगर आपने नहीं एप्रन पहना, बहुत से लोग घरों में कहते हैं एप्रन की ज़रूरत नहीं है, ना पहने, लेकिन फिर कुछ ऐसे अपने कपड़े अलहदा कर लें कि भाई ये मेरे नॉर्मल घर के कपड़े हैं, इसके अंदर मैं कुकिंग शुकिंग करके, क्योंकि सालन छींटे वगैरह बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी सी ये एहतियात है जो इंसान को बरत लेनी चाहिए। अभी टमाटर हम थोड़े से कुक कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका कच्चा अभी भी ना उसकी आपको व्यूअर्स। और एक और चीज़ जो मैंने शेफ़ से सीखी है कि खुशबू से आपको पता चल जाता है
अभी टमाटर के कच्चेपन की स्मेल आ रही है, सो आप उसको कुक होने दें, गिव इट 2 और 3 मिनट्स, वो कच्चापन उसका निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेज डालें। अच्छा, इसमें मैंने कई घरों में ये भी रेसिपी देखी है जुगन, कि दही के अंदर ना सब कुछ ऐड करके तो फिर उसमें ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अभी देखें, अभी हमने स्टार्ट में जो है वो मसाले ऐड किए ना, उसमें जल्दी जो है वो चिकन के अंदर सारे फ्लेवर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप वो दही के साथ पकेगा तो फिर वो ज़्यादा। और हमने पहले टमाटरों को पकाया है, अगर हम दही और टमाटर जो है वो इकट्ठे डाल देंगे तो उससे क्या होगा, वो इतना ज़्यादा पानी छोड़ देंगे कि आपकी वो जो पॉट है, पतीली है, बर्तन है, वो ऐसे ही भर जाएगा और वो खुश्क होने का नाम नहीं लेगा। अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो है हल्का हल्का उसके अंदर भी कच्ची स्मेल आ रही है। अच्छा, खाएं किस चीज़ के साथ? इसको आप खाएं रोगनी नान के साथ खाएं, आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, कभी ना मेरा मशवरा है, मेरी फेवरेट तरीका खाने का अचारी चिकन, अचारी गोश्त, क्योंकि मुझे दाल चावल अचार के साथ बड़ा पसंद है। तो जब अचार गोश्त या अचारी गोश्त बनता है तो कभी वाइट चावल लें, खड़े खड़े जो होते हैं, वो एक होता है ना बहुत ही फुसफुसे से बना लेते हैं घर वाले, जरा खड़े खड़े अलग-अलग दाना, और उसके साथ सिर्फ ये डाल के खाएं। साथ में आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, योगर्ट उसके अंदर ऑलरेडी है, आप सैलेड ले लें साथ थोड़ा सा। जबरदस्त ऑप्शन दिया आपने। अब वाइट दाल यार, जैसे कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया कि मुंह में पानी आ रहा है, पाए जो होते हैं, छोटे पाए स्पेशली, बहुत से लोग जो हैं वो उसको चावलों के साथ खाते हैं। पाए के अंदर चावल इतने से डाले और फिर आपने चम्मच से खा लिया। सो जिन लोगों को रोटी नहीं सूट करती वो और बहुत मजे का होता है बेब, उसी के अंदर सारी लवाज मार डाल के एक बोल जैसे ऑलमोस्ट लाइक दलिया आपका तैयार हो जाता है, स्पून से खाना। ये आपने मेरे लिए ट्राई करके मुझे बताना है। मुझे पता है हर चीज़ खाने का एक ढंग है, लेकिन अगर लोग बिरयानियों में न्यूटेला डाल सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसके बारे में तो अपना ओपिनियन बताया ना। आजकल ऐसी रेसिपीज वायरल हुई हैं, रोना आ रहा है मुझे। बिल्कुल रोना आ रहा है। केचप विद बिरयानी, मैं कह रही हूँ कि आइसक्रीम बिरयानी देख लिया मैंने, तो बस आइसक्रीम बिरयानी, कुछ बस फलूदा बिरयानी। वायरल होने के लिए लोग जो है ना, बस नहीं, वायरल होने के लिए अपने आप को वायरस तो ना कर लेना दिमागी, वो फिर लोगों को आइडिया हो जाता है देख के कौन किस लिए कर रहा है तो क्या कर रहा है। जो बिल्कुल। नाउ इफ यू स्मेल द कच्चापन इज गॉन ऑफ द टमाटर, अब आप दही डाल देंगे, क्योंकि टमाटरों का जो लाल लाल रंग है वो कम हो गया। अच्छा, मुझे वैसे ये नहीं लॉजिक समझ आती, यूजुअली जब हम नॉर्मली अचार खाते हैं। अच्छा, आप दाल चावल की कोई बात बता रही थी। दाल चावल का मैं यही कह रही थी कि ये आपने जो ऑप्शन दिए ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे तो अभी से जिस तरह आपके अचार गोश्त के लिए पानी आ रहा है, तो मुझे दाल चावल का सुन के कि भाई उसके साथ अचार गोश्त की बोटी और वो जो मसाला है वो कितना आप अचार गोश्त का सिर्फ मसाला डाल लें, आपका वो सालन है, ठीक है। आपने जैसे चावल डाले, उसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, चावल डालती हूँ उसके बाद ग्रेवी डाल देती हूँ सिर्फ। मुझे क्योंकि मीट ज़्यादा पसंद नहीं है, जबकि मुँह में इतना पानी आ रहा है कि लग रहा है कि मैं तो पैदा ही ये हांडी खाने के लिए हुई थी। सो अच्छा, अचार की जो मिर्चें हैं थोड़ा सा ये गाइड करेंगी। कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं, नहीं फ्राई करने कुछ लोग इसमें बेसन लगा के करते हैं। बेसन लगा के फिर वो एक जो हमारा वो ओरिजिनल रेसिपी है ना, वो तो ख़राब हो जाती है। इसमें मैंने सिंपली कट लगा के और ये जो है मसाला अचार गोश्त का, इसमें लेमन जूस ऐड किया था और इसमें से सारे सीड्स रिमूव करके इसमें मसाला मैंने भर दिया। इसको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एंड में जब हमारा चिकन कुक हो जाएगा तो इसको हम दम के टाइम पर जो है वो रख देंगे बस। क्योंकि अब आप ये देखें कि इस वक्त जो है आपकी ये मीट जो है ये हाफ डन से ज़्यादा हो चुका है आप, और क्योंकि इसमें लिक्विड टमाटर का भी है और उसके अलावा इसके अंदर लिक्विड उसका भी डाला है हमने, दही का, तो इसको अब आप रहने दें, लेट इट कुक खुला, ताकि थोड़ा सा इवेपोरेट भी हो जाए और उसका मसाला प्रॉपर डेवलप हो जाए। सारा काम तो मैंने किया, इसको पता नहीं मैं क्यों बुलाती हूँ। एनीवे, चाय पीने के लिए चलो ब्रेक ही ले लो, कोई काम करो, लो ब्रेक। जी, हम जो है हमारा अचार गोश्त तैयार हो रहा है और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। बिल्कुल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करके कि कितना खूबसूरत रिश्ता है, और फिर जब वो रिश्ता जोड़ें तो हमें सेंसिबली जोड़ना चाहिए, और अगर अपनों में घर वाले मतलब फैमिली के अंदर ही शादी करें तो वो भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। एक तो मैंने कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की और एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कज़न मैरिजेस के कुछ मेडिकल असरात भी हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले जेनेटिक्स को समझना ज़रूरी है। तो आज स्पेशली हमने एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी को बुलाया है जो वेरियस मेडिकल बुक्स के ऑथर भी हैं। ही इज़ अ पब्लिश्ड ऑथर माशाल्लाह से, फॉर्मर प्रिंसिपल हैं एट द अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एंड ही इज़ ऑल्सो एन ENT कंसल्टेंट। बट हमारे लिए हमेशा एज अ मेडिकल एक्सपर्ट हमारे प्रोग्राम पे आते हैं प्रोफेसर मोहम्मद राशिद ज़िया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने तो बड़ी बेसिक बात
शुरू में की, जो हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और हमने उस पर डिस्कशन की कि कज़न मैरिजेस और ये और वो और बच्चों की मुशावरत और ये सब चीज़ें, लेकिन उसमें एक मेडिकल एलिमेंट भी है। लोग उस मेडिकल एलिमेंट को समझ नहीं आते क्योंकि हम सिर्फ ये कहते हैं कज़न मैरिज बुरी है, लेकिन पहले ये तो समझे कि जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स की अवेयरनेस क्या है। तो भैया प्लीज़। जेनेटिक्स मरूसियत जो हमारे लोकल लफ्ज़ है कि वालदैन से हम जो अपनी कद कितना होगा, कलर क्या होगा, हमारी आई के साइज़ के, हर इंसानी चीज़ जो है हमारे जेनेटिक मेकअप में ऑलरेडी डिज़ाइंड है। रब्बे जलील की खूबसूरत क्रिएचर इंसान, और इंसान में भी हर सेल के अंदर ट्रिलियन सेल से एक इंसान बनता है। अब इन ट्रिलियन सेल में एक न्यूक्लियस है और डीएनए। ये हर फैमिली में पेरेंट्स से एक बच्चा जो वजूद में आता है, जो दुनिया की खूबसूरत तख्लीक है, पूरी फैमिली ब्लश करती है एक न्यू बॉर्न का वेट करते हुए। इसमें से हाफ सेल का न्यूक्लियस मदर से लिया गया है, हाफ डीएनए फादर से लिया गया है। अब अगर गॉड फॉरबिड इसमें छोटे से डिफेक्ट आ जाए जो 6000 से ज़्यादा नोन है, बार बार एक ऐसी फैमिली जिसमें बार बार ब्लाइंड पैदा हो रहे हैं, डेफ पैदा हो रहे हैं। भैया मैं तो एक ऐसी फैमिली को भी जानती हूँ जहाँ पे लड़के की अम्मी को भी कैंसर हुआ और लड़के के फादर को वो हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हुआ। माँ को ब्रेस्ट कैंसर, फादर को, और लड़की की साइड पे मदर को भी कैंसर और मदर की मदर नानी को भी कैंसर। ठीक है, तो जब इनके बच्चों मामलात वगैरह चल रहे थे तो क्योंकि उनके फैमिली में कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो सबसे पहले ये बात कही कि फैमिली में रिश्ता नहीं ढूंढना, क्योंकि दोनों साइड पे फैमिली के कैंसर की शरह ज़्यादा है। और कैंसर भी आपको पता है जेनेटिकली लोग कुछ होते हैं प्री डिस्पोज्ड, अभी तक तो यही बात है। तो मरूसियत में ये भी तो आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि इसी फैमिली में बार बार कैंसर होता जाता है, बार बार। उसी तरह थैलेसीमिया सर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इतनी डिजीज़ेस हैं कि जिनको 3 मेन कैटेगरी में लोगों ने डिवाइड किया हुआ मेडिकल साइंस ने। ठीक है, एक है जीन में चेंज आ गई है, अब ये होनी ही होनी है उस फैमिली में, इसका एनवायरनमेंट से कोई तल्लक नहीं। एक है जीन में चेंज भी है क्रोमोसोम में, एनवायरनमेंट वैसी मिलेगी तो होगी, जैसे हमने कैंसर की बात की। अब इस तरह की इतनी नोन फैक्ट्स हैं, और मरूसियत में, जेनेटिक्स में मिस जुगन इतनी ज़्यादा एडवांसेस आ चुकी हैं कि ना कि बीमारियों का वक्त से पहले पता है। कज़न मैरिजेस जहाँ पे पॉसिबल है कि ये थैलासीमिया जिसकी आपने बात की, हमारी सोसाइटी में कितना कॉमन है। लाहौर में एक हॉस्पिटल भरा पड़ा है जो इंतज़ार में है ब्लड के, सुबह शाम छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं और पूरी फैमिलीज़ वहाँ से डोनेशन ले रही हैं। पहले उन्होंने शौक़ से ही ये काम फरमाया था और स्क्रीनिंग नहीं की। सिर्फ छोटी सी गलती, थ्रू आउट लाइफ पेरेंट्स के लिए एक खूबसूरत सा बच्चा अच्छा खासा बोझ बन जाए, ये टोटल अवॉइडेबल था। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे भी तो केसेस होते हैं ना, देखें ना, जैसे कि मेरी फैमिली है और एक और फैमिली है, और मेरे बेटा हमजा की शादी एक और फैमिली में होती है जिनका कोई हमारे से रिश्तेदारी नहीं है। उधर भी तो बीमारियां आ जाती हैं, उधर भी तो जेनेटिक्स का मसला आ जाता है। तो क्या जेनेटिक टेस्टिंग आपको नहीं करनी चाहिए, या कोई टेस्ट नहीं करने चाहिए शादी से पहले? हम जाके ये पूछ लेते हैं कि लड़का कमाता कितना है, हम ये पूछ लेते हैं कि लड़की को हांडी रोटी पकानी आती है, हम ये नहीं देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारियां, कोई ऐसी इश्यूज़। और 90% लोग तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हो भी तो वो छुपा लेते हैं, बताते नहीं हैं। एग्जैक्टली यहीं से सारी बीमारियों की जड़ शुरू होती है, और फिर पूरे पूरे ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं उस एक चीज़ छुपाने की वजह से। भैया आप बता दो, टेस्टिंग कर लो, हो सकता है वो रिश्ता फिर भी हो सके, कोई प्रॉब्लम। यही ब्यूटी है कि हम वक्त से पहले चीज़ों को अलार्मिंगली ठीक कर सकते हैं। ये बीमारियां सारी अवॉइडेबल हैं, प्रिवेंटेबल हैं, इससे बचा जा सकता है। सिंपल से टेस्ट हैं ब्लड के, या जैसे, और इसके बाद भी इन केस शादी हो गई है तो फिर भी स्क्रीनिंग करवा लो उसका, ताकि कोई ना कोई सद्देबाब किया जा सके। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी पहले 8 माह में पता लगाया जा सकता है, एग्जैक्टली 8 हफ्ते में, कि एग्जैक्टली इस बच्चे को बीमारी ये हो जानी है। अब IVF का आप नाम सुनेंगे कि एग्जैक्ट डिटरमिन किया जा सकता है कि नॉर्मल सेल ही नॉर्मल सेल से मिलेगा, और जो इंसान वजूद में आएगा वो 99.9% बिल्कुल बीमारियों से, इस तरह की मौरूसी बीमारियों से 100% बचा होगा। इसका मतलब ये है कि इल्म रोशनी है, इसको यूज़ किया जाए
और प्लीज़ अंधाधुंध इन चीज़ों को, कज़न मैरिजेस खूबसूरत चीज़ है, इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, लेकिन नॉर्मल हेल्थ की सूरत में। अगर फैमिलीज़ में बार बार डिजीज़ आ रही हैं तो मिस जुगन वहाँ पे हमने 100% स्क्रीनिंग लाजमी है। आइडियल स्पीकिंग तो हर एक को करानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा जनरल सवाल है, ये पूरी दुनिया में कोई ट्रेंड नहीं है जेनेटिक टेस्टिंग कराने का? देखिए इतनी चीज़ें लोग देखते हैं शादियों से पहले, तो एटलीस्ट जो बाशऊर यंग लोग हैं उनको तो इस तरफ आना चाहिए। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी में देखें इंसिडेंस, आपने पहले एक आधे से ज़्यादा लोगों को तो खुद नहीं पता होता कि वो थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि माइनर का उस तरह से इतनी इजीली पता नहीं चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक पता नहीं चलता। इसकी एक खूबसूरत एज ये है कि बहुत सारे लोग हमारे पास जब आते हैं तो कहते हैं जी टेस्ट मैं इसलिए नहीं कराता कि बीमारी डॉक्टर ने कोई ना कोई निकाल देनी है, टेस्ट में आ तो जानी निकलेगी ना, है तो निकलेगी। आप समझें कि पाकिस्तान में वास्ट मेजॉरिटी लोगों को डायबिटीज़ है, उसकी बिल्कुल ठीक है जिसने चेक नहीं करवाया। हमारे होता है कि बहुत से लोगों को पता भी लग जाए प्री डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में या वैसे प्री डॉक्टर डायबिटीज़। साहब मेरे घर में ही एक ऐसे फ़र्द हैं, मेरे हस्बैंड को जो ड्राइव करते हैं, उनको मैं बड़ी देर से कह रही थी कि मुमताज़ भाई आपका वज़न का बहुत कम हो रहा है, मुमताज़ भाई आपका वज़न कम हो रहा है, आप वेट कम कर रहे हैं। नहीं, मैं कहा भैया आपका वज़न, मैंने आपको 3 दिन पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई, आधे को मज़ीद आपका मुँह उतरा हुआ, क्या हुआ? आप कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ बाजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा आपके टेस्ट होने वाले, मैं आपको बता रही हूँ, आप अपना शुगर का टेस्ट कराएं। नहीं आप ही। खैर पता नहीं उनको क्या सूझी को 4-5 दिन बाद जाके कराया, शुगर इतनी हाई कि मैंने जब इनको डॉक्टर के पास, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेजा तो उन्होंने कहा कि शुक्र है आपने इनको भेज दिया, इन्होंने तो ये तो बहुत, किसी भी दिन बेहोश हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। अब मोटी और आई साइट भी मुतासिर हो चुकी थी और उनका काम क्या है, ड्राइव करना। ऑलरेडी एडवांस केस है ये वाला जो आपने बट देखे ना, हम तो कहने पे भी नहीं कराते चीज़ें। शुक्र है अल्लाह का बड़ा करम है कि उनकी ग्लासेस भी लगवा दी, सारा कुछ कर दिया, दवाई शुरू करा दी, लेकिन 90% लोगों को 40, 45, 50 साल की उम्र तक पता ही नहीं होता। वास्ट मेजॉरिटी कम अज़ कम पाकिस्तान में मैट्रिक FA किया हुआ है, जिसको थोड़ी सी भी अवेयरनेस है प्लीज़ टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी आपने हाईलाइट की, सिंपल सा HbA1c 4 माह की शुगर। हमारे पास अक्सर छोटे बच्चे भी आते हैं, बच्चे जी नोज़ बंद रह रहा है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, पेरेंट्स एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर में HbA1c करवाएं तो 11 पे पहुंची हुई है। छोटे बच्चों में ये फास्ट फूड, ये इनएक्टिविटी, ये मेड्स पे सारा एक्सपेंस पे बच्चों को रखना, बीमारियों का बहुत सारा एमलगमेशन हो रहा है, गढ़ बन रहा है, इससे बचा जाए। लेकिन जो आज हमने टॉपिक चुना है, इट्स अ ब्यूटीफुल कि हज़ारों बीमारियां हैं, 6000 से ज़्यादा बीमारियां हैं जो फैमिलीज़ में टोटली अवॉइडेबल है। एक नया कपल मिलता है, एक दास्तान, एक नई रकम करने के लिए, एक खूबसूरती के लिए, रोमांस के लिए। सोसाइटी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी जितने डिसेबल्ड कम होंगे। सुपर इम्पोज्ड बाय डिसेबल्ड, तो आप वो सोसाइटी करेगी क्या? हमारे पास इतने रिसोर्स। सर 10% से ज़्यादा हमारी आवाम, अगर 100 बंदा है तो हर 100 में से 10 बंदा व्यूअर्स डिफरेंटली एबल्ड है किसी न किसी तरीके से, या पार्शली उनको आवाज़ नहीं आती, या वो देख नहीं पाते हैं, या उनकी कोई बाजू नहीं डेवलप हुआ, चल नहीं पाते, करोड़ों। और वही तो बात है ना, मैं यही तो बात बार बार व्यूअर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली ममालिक में 1 या 2% शरह होती है, हमारे मुल्क में 10%, 10% से ज़्यादा है। और ये मैं पुराने फैक्ट शेयर कर रही हूँ, पता नहीं अब क्या सिचुएशन है। हम ब्यूटीफुल पाकिस्तान को मसाइलस्तान ना बनाएं। अच्छी बात सिर्फ एक ही है कि प्लीज़ WHO, NHS, ये 2 वर्ड तो हर मैट्रिक पास को भी पता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल हेल्थ सर्विसेज का डॉक्यूमेंट ये कहता है कि आप कुछ बेसिक टेस्ट फ्रीक्वेंटली करवा लें। वो कहते हैं 6 माह में करवा लें, हम कह रहे हैं साल में 1 दफ़ा। 4 माह की शुगर, थायराइड, TSH, थायराइड्स बहुत कॉमन है। मेलिग्नेंसी के कुछ ट्यूमर मार्कर हैं, जब एज 50-60 हो जाए तो प्रोस्टेट के, फीमेल ब्रेस्ट को एग्जामिन करवाती रहे, मदर फीड को बहुत आम करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सोसाइटी अपनी स्लीप का ख्याल करती है, एक्सरसाइज करती है और सिंपल डाइट लेती है, और हर वक्त जैसे आप कर रही हैं इस वक्त पानी के सिप्स लेते रहें, आप हज़ारों बीमारियों से बचेंगे।
अच्छा भैया, यहाँ पे मैं ब्रेक पे जाना चाहूँगी। आपने जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था वो आपने दे दिया। अब ब्रेक के बाद मैंने स्पेसिफिक चीज़ों की बात करनी है, जैसे कि नॉट जस्ट फ्रॉम एन ENT पॉइंट, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट हो गया, तालू ही नहीं डेवलप होता, फिर वो जो कट जैसा बहुत से लोगों के पहले होता था, अब तो अल्लाह का शुक्र है सर्जरीज बहुत सी आ गई हैं। फिर उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि बच्चा माँ के पेट में पूरा डेवलप ही नहीं होता, जब उसकी पैदाइश होती है तो वो बच्चा नामुकम्मल पैदा होता है, इसलिए वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता 1 सेकेंड, मतलब लिटरली एक सांस भी ऑन इट्स ओन नहीं मासूम बेचारा बच्चा ले सकता। उसके साथ साथ कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनकी बीनाई नहीं होती, कुछ पैदा होते हैं जो सुन ही नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें अब हम कवर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपके मेरे हम सब के फेवरेट हर दिल अजीज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया हमारे साथ हैं। ब्रिलियंट पर्सनालिटी, ENT कंसल्टेंट, फॉर्मर प्रिंसिपल एट द अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ साथ वेरियस डिफरेंट मेडिकल बुक्स के आप ऑथर भी हैं। डॉक्टर साहब नॉट जस्ट एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर बट एज एन इंटेलेक्चुअल हमारे लिए और एज अ रिसर्चर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब का इंतखाब किया आज जेनेटिक्स पे बात करने की, कि भाई जीन्स की अवेयरनेस, मौरूसियत है क्या चीज़, ये तो पता चले, और उसके साथ साथ कज़न मैरिज पे भी हमने थोड़ी सी बात की। अब डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ENT के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर, नोज, थ्रोट, मतलब इस एरिया को अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हो सकती हैं जेनेटिकली भी और कज़न मैरिजेस की वजह से भी? कज़न मैरिजेस में जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ फैमिलीज़ में बार बार कज़न मैरिज नस्ल दर नस्ल हो रही है फॉर द लास्ट सो मैनी जनरेशंस, वहाँ पे इंसिडेंस बीमारी वैसे भी हो सकती है, बट द इंसिडेंस इज़ फार लेस। जैसे आपने कहा कि डिसेबल पूरी दुनिया में फार लिटिल इन ओवरऑल सोसाइटी, हमारे बहुत ज़्यादा है। ENT में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल नहीं सुनता, डेफ म्यूट, जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, वो एक लफ्ज़ भी नॉर्मल अदा नहीं कर सकेगा। और इससे भी एक्सट्रीम एग्जांपल है कि बच्चा पैदा हुआ, उसकी सारी चीज़ें लुक में नॉर्मल हैं, उसका सॉफ्टवेयर ब्रेन का नेटवर्क नॉर्मल नहीं है, जिसको आम तौर पे कहा गया ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब बच्चे आते हैं, बार बार हीयरिंग चेक करवा रहे हैं, जब भी हीयरिंग चेक करते हैं कंप्यूटराइज बिल्कुल नॉर्मल पे आती है, और बच्चा बिल्कुल एक नॉर्मल टॉयलेट हैबिट्स भी नहीं सीख रहा। ये वो चीज़ें हैं जो टोटली अवॉइडेबल हैं, जिसमें कज़न मैरिजेस का काफ़ी बड़ा रोल है। डेफनेस से, ब्लाइंडनेस ने, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा में एक सिंपल सी डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्टाजेनर सिंड्रोम। अब हैं तो ये अनकॉमन, अब ये टोटली जेनेटिक्स से हो रही है। बच्चा पैदा होगा, उसकी नोज़ बंद रहेगी, चेस्ट इन्फेक्शन रहेगी, जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट कर लें, 1-2 साल में उसमें नाक में पॉलिप बन जाएंगे। अब वो मुस्तकिल डॉक्टरों की नज़र होगा, कभी अस्पताल आ रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं और पॉलिप दोबारा बन रहे हैं। इनके बनने ही बनने हैं क्योंकि उनके जेनेटिक्स में इतने बड़े डिफेक्ट्स हैं। और ये वो चीज़ें थीं मिस जुगन जो टोटली अवॉइडेबल थी, टोटली अवॉइडेबल, जिसमें कज़न मैरिजेस को अवॉइड किया जाए सिर्फ उन फैमिलीज़ में जहाँ डिजीज़ का भरमार है, जिसमें सीरियस बीमारियाँ ज़्यादा हैं। और नस्ल दर नस्ल ऐसा काम करना, मैं 2-3 डॉक्टर्स को जानता हूँ, इनोसेंटली MBBS किया, उसने कज़न से मैरिज हो गई, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों के दोनों डेफ हैं, म्यूट हैं। अब द यंग डॉक्टर इज़ क्राइंग फॉर, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। थ्रू आउट लाइफ के लिए वो बच्चे पेरेंट्स का सारी इकोनॉमी भी ले जाएंगे। नहीं, इकोनॉमी तो ले जाएंगे, और देखें ना आगे जाके खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन ज़्यादा सवियर हो, जैसे ऐसे भी तो बच्चे होते हैं डॉक्टर साहब जो बेड रिडन होते हैं। अब माँ और बाप का अपने बुढ़ापे का सबसे ज़्यादा खौफ ये होता है कि हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो बच्चे सारी ज़िंदगी बच्चे रहते हैं। सीरियस इशू ही ये है कि मदर तो प्ले कर देती है फुल रोल, लेकिन अब सारा लाइफ वो काम करेगी। अब मदर अर्निंग हैंड भी हो रही है, वो उन बच्चों को संभालेगी, और वो ऐसा बच्चा पैदा हो जो टॉयलेट हैबिट्स ही ना पूरी लाइफ सीख सके, तो ऐसा बच्चा सर्टनली आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
और मेडिकल साइंस इज़ लाइक ए रशिंग वाटर। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर चाहूँगी कि जिसको आप टच अपॉन करें, देखिए जीन्स का भी ताल्लुक है, कज़न मैरिज का भी है, लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम्स में और जो हमें होती है उसमें माँ की कोख में जो मसाइल होते हैं उससे भी तो बार बार अमल दखल होता है। माँ अगर डायबिटिक हो और अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जब वो बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, या माँ को हाइपरटेंसिव हो, उसका बहुत ब्लड प्रेशर का इशू हो, तो उससे भी तो आपको पता है बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत सारे इशू ऐसे हैं, तो एक ये तीसरा एलिमेंट भी मैं चाह रही थी हम ऐड कर दें। ब्लड टेस्ट कज़न मैरिजेस या एंगेजमेंट से प्लीज़ पहले करवाएं। ऐसे ना एक फैमिली को सोशली एंगेज कर लें और उसके बाद उनको कहीं टेस्ट करवा लो, इट इज़ वेरी बैड। इसलिए हमें रख रखाव, हम आगा पीछा जो पूछते हैं, हम पीछे जायदाद जो पूछते हैं, उससे कहीं इम्पॉर्टेंट है कि उनका रख रखाव, टेकिंग केयर ऑफ़ ईच अदर, दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलती है, इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक जेनेटिक मेकअप में कोई डिज़ीज़ तो नहीं चल रही। कई दफ़ा पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं लेकिन कैरियर हैं, जैसे थैलासीमिया में, जैसे बहुत सारी और डिजीज़ में। आपने बड़ी अच्छी सी बात की है कि अगर हो ही गया है तो शादी से पहली जो होती है हमारी रिप्रोडक्शन, जो प्रेगनेंसी है, उससे पहले पहले टेस्ट करवा लें। और प्रेगनेंसी हो भी गई है तो उस वक्त भी हार्मनी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड बार बार करवाना है। बच्चा प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चे का ब्रेन नहीं डेवलप हो रहा, अब वो मदर एक टॉर्नेडो और साइक्लोन का वेट कर रही है, उन्हें ये फेस करना ही पड़ना है। उसके लिए जितनी जल्दी एक डेड बेबी की अबॉर्शन हो जाए वही बेहतर है, ताकि एक नए सफ़र में वो एक नॉर्मल सफ़र में चल सके। और व्यूअर्स, ये हम खुदा न खास्ता कोई आपको उल्टा काम करने के लिए नहीं कह रहे, ये इन चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली फतवे भी पास हो चुके हैं। डॉक्टर्स पूरी अपनी वो चीज़ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, अब अगर आपको पता है कि एक बच्चा इस दुनिया में आएगा और वो ज़िंदा ही नहीं होगा, देखिए वो प्रेगनेंसी फिर भी लोग कंटिन्यू करने देते हैं कि चले आप कर ले, लेकिन जहाँ पे माँ को डेंजर है कि माँ मर सकती है, कि बच्चा तो वैसे ही पैदा होगा और वो नॉर्मल नहीं होगा, और वो नॉर्मल से मुराद ये नहीं कि वो नॉर्मल से मुराद ये कि अपना एंड पे खुद ही नहीं कुछ सरवाइव कर पाएगा। ज़बरदस्त पॉइंट कि बार बार अल्ट्रासाउंड ही बताता है कि बच्चा अंदर डेड है या नॉर्मल है। और अगर बच्चे की डेथ हो जाए और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा अब जिंदा नहीं है, उसकी हार्ट बीट नहीं है, तो तो आपको फिर उसको मेडिकली रिमूव करना पड़ता है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं नहीं जी हम डिलीवर करेंगे, और बड़ी दफ़ा औरतों की डेथ भी हो चुकी है। देखिए वो बच्चा तो अल्लाह को प्यारा हो गया, जिसके पास से आया वो वापस चला गया। जब ख़वातीन ज़बरदस्ती कहती हैं कि नहीं जी हमने वेट करना है, होते हैं कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते और वो वाला एक प्रॉब्लम होता है, पर जब डॉक्टर आपको ये चीज़ रेकमेंड कर रहा है और एक मेडिकल फैसिलिटी में चीज़ हो रही है तो अलाउड है। तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी इसकी एग्जांपल जी कि मेडिकल साइंस रिफ़ाइन हो रही है, बेहतर से बेहतर है, ये नॉलेज है। जब हम 20 साल पहले देखें तो बहुत सारी बीमारियों का पता ही नहीं था, आज उनका 100% इलाज मुमकिन है। एक सिंपल सी अल्ट्रासाउंड बताती है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है या थोड़े से डिफेक्ट आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब खुदा न खास्ता अगर छोटा सा कोई डिफेक्ट है भी तो उसका फ़ायदा पता है क्या होता है व्यूअर्स, आपको पहले पता चलता है। जैसे कि बच्चा ठीक है बट उसके गुर्दे में प्रॉब्लम है, उसकी गुर्दे की नाली बंद हुई हुई है जिसको हम PUJ ब्लॉकेज कहते हैं। बच्चे के पेट के अंदर ही माँ के कुछ जगहों पे ये भी होता है, और बच्चे के पैदा होने के फ्यू वीक्स के अंदर ही ये चीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप जहनी तौर पे तैयार होते हैं, आपको तैयार होने का टाइम मिल जाता है। वो तैयार भी हैं, और उससे ज़्यादा कि पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, पहले 6 से 8 वीक्स में बहुत सारी बीमारियाँ, सीरियस बीमारियाँ जहाँ बच्चे की आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ही नहीं या बहुत कम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें नोज़ टोटली ब्लॉक, चेस्ट इन्फेक्शन, सारी उम्र उसकी बीमारी, इसका पता 4 से 6 हफ्ते प्रेगनेंसी में पहले ही पता होता है। ये टोटली अवॉइडेबल है। इसको हमने मैक्सिमम अर्ली डिटेक्शन जो है वही बीमारियों का बेस्ट इलाज है। दुनिया में कुछ ऐसे भी कैंसर हैं जिनका 99% इलाज मुमकिन है, ऑलमोस्ट 100%, जैसे होर्सनेस है। आप सोचिए एक ज़माना था जब क्लेफ्ट पैलेट होती थी तो लोग कहते थे कि गए, अब बच्चे के पैदा होते ही फ्यू मंथ्स के अंदर क्लेफ्ट पैलेट को भी ठीक कर देते, पता ही नहीं चलता कि कभी कोई निशान भी था। ये देखें, और एक वक्त था जब मैं छोटी होती थी तो पूरा इधर एक कट होता था होंठ के ऊपर और साफ पता चलता था। ये ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट की पहले सालों तक सर्जरी नहीं करवाते थे। अब ये है कि काफ़ी जल्दी जितनी करवाएंगे उतना स्कारलेस सर्जरी होगी,
बच्चा जल्दी से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आएगा। इससे भी ज़्यादा ये है, डॉक्टर साहब ताल्लुक वैसे क्यों नहीं डेवलप होता वैसे ही, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? ये पहले 4 से 6 हफ्ते जब बेबी मदर के पास डेवलप हो रहा होता है, अच्छा, उन दिनों में चंद डिफेक्ट्स आते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में अगर हम 2 चीज़ों का ख्याल करें, कीप द मदर हैप्पी, एक्सपेक्टेड मदर की बहुत केयर करें। शादी कर ली है, प्रेगनेंसी हो गई है, उसकी डाइट का और उसकी साइकोलॉजी का ख्याल नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आई एग्री। बहुत सारी वायरल डिजीज़ेस हैं, जो रूबेला है, साइटोमेगालोवायरस है, इतनी बीमारियां जो नोन फैक्ट है कि डिजीज़ेस करती हैं। अर्ली डिटेक्शन इतनी इम्पॉर्टेंट है, जैसे टोटल डेफ बच्चा पैदा हुआ, अगर पहले हफ्ते 2 हफ्ते 6 माह से पहले पता कर लें, ये बच्चा एक नॉर्मल लाइफ गुजारेगा आज की मेडिकल साइंस में। टोटल डेफ भी प्रोवाइडेड के अर्ली डिटेक्शन हो जाए पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में। अगर आपने 2-3 साल निकाल लिए ये कहते हुए कि इसके बाबा ने तो 12 साल फीडर पिया था, ये तो 10 साल बाद बोला था, ये मिथ्स अब पुरानी हो चुकी। अब नए सफ़र में नई साइंस को प्लीज़ एक्सेप्ट करें, ये दुनिया में एक हकीकत है। ऐसे ना हो कि जैसे चाँद को, पूरी दुनिया चाँद के बाद मार्स पे चली गई और अभी भी हम उसको मामू कह रहे हैं और पता नहीं गांव में क्या कह रहे हैं, और हम सारे गांव नहीं शहर में भी कह रहे हैं। तो प्लीज़ हैंड इन हैंड चलना ही बेहतर आंसर हर चीज़ का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। आप हमेशा आते हैं और इतनी अच्छी और पॉजिटिव बातें करके जाते हैं। और वही वाली बात ना कि व्यूअर्स, हम लोग सोच रहे थे कि हमें ना, मतलब हम ईयर नोज़ थ्रोट के ऊपर अड़ जाते हैं, हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि उससे बहुत पहले का अमल है, जब इंसान वजूद में आता है अपनी माँ की कोख के अंदर, और उसके बाद फिर जैसे कि आप पूरी प्रोसेस होती है, वो भी 9 महीने और 3 हफ्ते की एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, राइट स्टेप्स लेना और सोच समझ के शादी के डिसीजंस लेना, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हम बात करेंगे होम स्कूलिंग की। बहुत से लोग आजकल जा रहे हैं बच्चों को घर पे ही रख के पढ़ाने की तरफ। होम स्कूलिंग है क्या, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे होम स्कूलिंग की, जो मेरी एक सहेली ने पहली दफ़ा मुझे इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। वेस्ट में तो अक्सर सुनते हैं, बट मेरे लिए एक अनकॉमन बात थी। द फर्स्ट पर्सन दैट आई एक्चुअली मेट जिन्होंने कभी अपने बच्चों को होम स्कूल किया है, वो ये हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। साइमा नज़ीर हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा, शी इज़ अ पेरेंटिंग कोच, एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, और प्रोग्राम के थ्रू ही आप मेरी बहुत प्यारी दोस्त बहन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। बट आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि आज हमारे हमजू आए हैं। सॉरी, हम तो प्यार से इधर ऑनर यही कहते हैं आपको। मोहम्मद हमज़ा हमारे साथ हैं, फाइनल ईयर ऑफ हिज ओ लेवल्स। चुटकू सा था जब यहाँ पे आता था और अब माशाल्लाह जवान हो गए, 16 साल के हो गए हैं माशाल्लाह हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, गोइंग गुड। वैसे हैंडसम भी बहुत निकल आया है हमारा बच्चा। रिश्ता ढूंढने लगी हूँ मैं अनकरी, फौरन ही हाथ पांव पीले कर देंगे हम माशाल्लाह। नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने पे तो शादी की बहुत बाद में बात करेंगे, ठीक है बेटा? मामा कहीं भी तो नहीं सुनना। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने प्यारे से भाई यासिर की तरफ। यासिर अरफात हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम का पहले भी हिस्सा रह चुके हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, लीडरशिप कोच हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं माशाल्लाह से, और दो बहुत ही प्यारे बेटों के बाप हैं। आज हमारे पास भाई सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है ईसा को बात अच्छी लगी है। इनके बिल्कुल साथ बैठे हैं इनके छोटे बेटे, 8 साल के हैं, 3rd ग्रेड के अंदर हैं, मोहम्मद ईसा अरफात। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सदके जाऊँ आपके। एंड देन इनके साथ बैठे हैं मोहम्मद मूसा अरफात, और मूसा जो है वो 4th ग्रेड में है और ही इज़ 9 years old। अस्सलाम वालेकुम। सो माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ही असल में आज हमारे स्टार्स ये हैं। हमने इनके क्योंकि बारे में बात करनी थी तो मैंने कहा इनकी राय भी ले लेंगे थोड़ी सी। आप लोगों ने तो जो भी किया सो किया, मुझे भी तो पता चले ना कि बच्चे इस मामले से खुश हैं कि नहीं है। वेरी ट्रू। तो जो कहना है सच कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना। सुन लिया तीनों लड़कों ने? अच्छा, व्हाट इज होम स्कूलिंग? ए की होता है? स्कूल तो होता ही बाहर है, तो होम स्कूल क्या हो गया बहन? सही। You remember I asked you, I was like, क्या करा रही हो? साइमा,
What are you saying? Yes. अच्छा, बल्कि इधर आने से पहले किचन में भी सब कुछ तैयार है, जल्दी से किचन में भी नज़र डाल लेते हैं जी। जी, अचार गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है जुगन, और आपने बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन दिया है। मैं तो कह रही हूँ आज ही जाके ट्राई कर लूँ दाल चावल के साथ, दाल चावल के ऊपर मसाला डाल के। अच्छा, बट होम स्कूलिंग जी, सोच सकते हो कि घर बैठ के बच्चों को पढ़ाएं भी, वो भी करें और साथ साथ अपने काम और वो भी चलाएं, क्योंकि आपने भी बिल्कुल। काम मैं साथ तो साथ बल्कि किया। इंतज़ार कर रही हूँ कि ये क्या आगे से डिटेल्स जो हैं वो शेयर करेंगी, तो सुनते हैं और ज़रूर मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ। बिल्कुल जी। साइमा, व्हाट इज होम स्कूलिंग? So Jugan, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मैंने ये जब शुरू किया तो बिल्कुल एक अपनी सोच को लेकर और एक अपना एक तजर्बा सा जो किया अल्लाह का नाम लेकर, क्योंकि बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग भी लग रहा था, बिकॉज हर कोई चाहता है अपने बच्चे को बेहतरीन स्कूल में दाखिल कराए और उसके फ्यूचर की फ़िक्र भी होती है, जो कि बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसे लगता है, और आई थिंक काफ़ी सारे लोग इस पे एग्री भी करेंगे, कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और हम उसको फिज़िकली तो बड़ा कर रहे होते हैं, मगर उसकी ज़हनी नशोनुमा और उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसके एनालिटिकल स्किल्स और सारा उसका जो एक शख्सियत उसकी बदलनी और बनानी होती है, किरदार बनाना होता है। इस होम स्कूलिंग के अंदर मैंने उस होलिस्टिक लर्निंग के ऊपर फोकस किया कि ना सिर्फ किताबों को पकड़ा कर बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया जाए कि ABC, लेटर्स एंड नंबर्स एंड मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के छोटे छोटे स्किल लोगों के साथ। जैसे आप बात समझें कि हम जब इंटेलिजेंस क्वोशंट्स की बात करते हैं तो हम पहले हमेशा IQ लेवल की बात करते थे, बाद में हमें समझ में आया कि EQ भी एक चीज़ होती है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है। फिर हमें समझ में आया कि एक सोशल क्वोशंट भी है, कि बच्चे आपस दूसरों के साथ कैसे रवैया रखते हैं, उस वो वाली इंटेलिजेंस कितनी है। और अब हम सुन रहे हैं कि एक एडवर्सिटी क्वोशंट है, कि जब बच्चों में रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने की एबिलिटी है या नहीं है। ज़िंदगी में फेलियर्स आ जाएं तो उन फेलियर्स के बाद दोबारा उठने की हिम्मत और वो सारी लर्निंग का प्रोसेस, क्या आपको वो अंदाज़ा है, वो समझ में आता है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें रखकर, और ना सिर्फ किताबों और क्लासरूम के अंदर बाउंड करके सिखाना, बल्कि खुली फ़िज़ा में सिखाना, खेलते खेलते सिखाना, लोगों से बातचीत करते हुए सिखाना, खुद लाइफ स्किल्स, टेबल सेटिंग, जो भी जितनी मैं बातें करूं, और चैरिटी कराना, डिसीजन मेकिंग कराना, एनालिसिस करवाना, बात करना, नेचर को ऑब्जर्व करना। तो ये सारी चीज़ें, एंड यकीन करें मैंने साइंस होम दे विच किंज हो सकती है। सो ट्रू। नहीं, एक सेकंड यासिर भाई, कम ऑन, ये हाउ? देखें इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल रोजी रोटी भी कमानी है, काम भी करना है, 100 और चीजें बिल्कुल, करनी है। बिल्कुल अगर ऐसे ही है। मैं देखें, हर बंदा अपनी औलाद से प्यार करता है, ओके। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, तो आप अपना पर्सपेक्टिव दें। अच्छा, इसमें जुगन सबसे पहले आपने ये पूछा कि होम स्कूलिंग क्या है, क्या घर में स्कूलिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में सेकेंडरी बात है, पहले मुझे बताएं होम स्कूलिंग है क्या? ओके, आई एम कमिंग टू दैट कि बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है ये जॉन हॉट ने स्टार्ट किया। उसने एक मूवमेंट स्टार्ट की कि स्कूल के अंदर बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, वो नर्चर होने के बजाय वो किल हो जाती हैं। सो उसने ये कहा कि भाई स्कूल्स में बच्चे को भेजने से बेहतर है कि आप बच्चे की होलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए आप एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स को मीट करें। तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई लर्निंग विदाउट स्कूल्स, जो कि बाद में फिर होम स्कूलिंग के नाम से इंट्रोड्यूस होगी। अब इसमें जो $1 मिलियन की स्टेटमेंट है ना जुगन, इट्स ऑल अबाउट कि जो घर में लिविंग है, लिविंग में ही लर्निंग है। जो बात कर रही हैं साइमा कि आप घर के अंदर एक ऐसा होलिस्टिक माहौल क्रिएट करते हैं कि जिस माहौल के अंदर ऐसी लिविंग होती है कि उस लिविंग में ही आप एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स को अचीव करते हैं। उस होलिस्टिक लिविंग में एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, उस होलिस्टिक लिविंग में आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ इस लेवल पे कनेक्ट होते हैं कि जिसमें आप रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें आपकी फ़िज़िकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल नीड्स पूरी हो रही होती हैं। होम स्कूलिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। खुद भी तो एक सर्टेन लेवल पे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। जी, मैं उस पे आने लगा हूँ। देखें, $1 मिलियन की स्टेटमेंट ये है कि होम स्कूलिंग हर पेरेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको होलिस्टिक पेरेंटिंग की फ़िलॉसफी को समझना होगा कि पेरेंटिंग क्या चीज़ है। उसके बाद आपको एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स का आइडिया हो। एंड थर्ड चीज़ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो कभी भी आपने बच्चों को घर पे स्कूलिंग नहीं करवानी। अगर आप ये काम करेंगे तो आप अपने बच्चों को खुद से स्पॉइल करेंगे। सो जिन पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम है,
जो पेरेंट्स अपने बच्चों को होलिस्टिक लर्निंग करवा सकते हैं, एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स को समझते हैं, वो होम स्कूलिंग की तरफ आएँ, अदरवाइज़ बिल्कुल मत आएँ। Agreed, but for example, Saima, I know your life and I know how you've lived your life. And as an independent woman, आपने काम भी मैनेज किया और साथ में हमज़ा को खुद पढ़ाया भी। लेकिन मैं उसकी तरफ आना चाहूँगी क्योंकि मैं इसलिए दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रखना चाहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर अ सिंगल पेरेंट तो तभी आप ये करें। एज अ न्यूक्लियर फैमिली भी आप कर सकते हैं, एज अ सिंगल पेरेंट, बट इट डिपेंड्स उस। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने हर वक्त फिजिकली उन जगहों पे होना है जो आपने काम करने, फिर वहाँ पे थोड़ा सा एक हो जाता है, क्योंकि फिर आपने एट द सेम टाइम बच्चे रोलने भी नहीं। बिल्कुल सही। हमजा, कितनी देर तक आप होम स्कूलिंग के सिस्टम का हिस्सा रहे? About the age कब तक आप मामा स्कूल अटेंड करते थे? स्कूल ऑफ मामा? till 14 years old. 2 साल पहले तक? Yes, 2 साल पहले ज़रा छोड़ा है। अभी now I'm attending the Cadet College Hassan Abdal. I know and I'm so proud of you मेरा बेटा, well done. फुल मेरिट पे मेरे बेटे का दाखला हुआ था एंड माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मुझे जेन्युइनली ये फेयर था हमजा कि जब ये कह रही थी ना मैं कोशिश कर रही हूँ दुआ करो, मैंने कहा यार ये पता नहीं अब होम स्कूलिंग के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह यू सरपास्ड एक्सपेक्टेशंस। वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। हाँ जी, फिर अपना एक्सपीरियंस इन 14 ईयर्स का मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि बेटे मैं हमेशा जब हम जैसे मेरे जैसे पेरेंट्स जब सुनते हैं, और प्लीज़ खुल के बात करना, बीइंग खाला, मैं यही हमेशा कहती थी कि यार उसका स्कूल का एक्सपीरियंस ही रह जाएगा, वो जो दोस्तियाँ, वो यारियाँ, वो उछल, वो कूद, वो हैंगिंग आउट, क्योंकि स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो है, बट उस एक्सपीरियंस का हिस्सा लोगों से इंटरेक्शन भी है। जी जान। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अभी मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों से भी पूछना है कि स्कूल फ्रेंड्स के साथ नहीं जाते तो कैसा लगता है, अपने माइक तैयार रखना। अच्छा मूसा निसा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना होगा कि इन माय केस ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन मदर एंड सन। ओके। सो मेरी रूटीन तो ऐसी थी कि टाइम टेबल होता है ना स्कूल का, आप कहेंगे, तो माय होम स्कूलिंग रूटीन वाज सोली माय बेस्ड, मी बेस्ड। आई यूज्ड टू गो राइट द होल रूटीन। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ थे अपनी हाँ जी, स्केड्यूल। ये एक स्किल है जो अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी सिखा रहे हैं आप खुद। जी। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हम उससे गुजरते थे, रूटीन को फॉलो करते थे। तो होम स्कूलिंग में सबसे पहले ये भी समझना होगा कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो यानी चूज़ कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये स्टूडेंट बॉडी के लिए कि ये ना सूटेबल हो, उनको लगे कि वो खुद पे काबू नहीं रख सकते, दे डोंट नो हाउ टू प्रायोरिटाइज देयर गोल्स। जैसे मैं डिसिप्लिन नहीं थी, डिसिप्लिन मैंने बहुत लेट हो जाके सीखा। सो क्योंकि मेरे जैसे बंदे को ऑल्सो बिकॉज आई एम ADHD मॉडरेट टू हाई, सो वो भी एक प्रॉब्लम था, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती थी। तो खैर ADHD का बंदा तो हर ही सिचुएशन में सफ़र करता है, चाहे 1-on-1, बट हमें अगर 1-on-1 अटेंशन मिले तो वी कैन एक्सेल, वी कैन एक्सेल। सो जनरली आपका एक्सपीरियंस अच्छा, यू डिडंट मिस स्कूल में फ्रेंड्स दैट काइंड ऑफ थिंग? नो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर का नेटवर्क चलो इतना अच्छा था कि होता है ना कि अपने एजमेट्स के स्कूल एजमेट्स के साथ मैं चलो नहीं कर सकता था। आई डिडंट नो हाउ टू कोलैबोरेट इन अ टीम। हाउएवर आई डिड ट्रैवर्स यानी डिफरेंट एचिसोनियंस के साथ मेरा ताल्लुक था। वी यूज्ड टू यानी कि दोस्ती यारियां थी। हाँ जी, हल्ला गुल्ला होता था, डाइवर्स थी, कभी ग्रामेरियंस के साथ थी, कभी एचिसोनियंस के साथ थी। अब मैं पब्लिक स्पीकिंग मेरा उससे ताल्लुक रह चुका है, तो यानी कॉम्पिटिशन्स पे जाता था तो उनसे इट वाज द सेम ग्रुप, वी वर एज मेट्स, तो यानी आई डिड नो हाउ टू ट्रैवर्स विद माय एज मेट्स अ लिटिल बिट। उसके अलावा आई लर्नड आउट ऑफ द क्लासरूम स्किल्स। अच्छा, बट मेरा सवाल ये है कि क्लासरूम के बाहर की स्किल्स तो सीखी, बट जब स्कूल ज्वाइन कर लिया तो क्या मसले क्या है और अच्छा क्या हुआ? अच्छा, ये मैं एडमिट करता हूँ कि हो सकता है कि मसला हो, और ये ज़रूर होएगा। आई टू सफ़र्ड इन माई फर्स्ट फ्यू मंथ्स, हाउएवर लेकिन होम स्कूलिंग में मैंने एक चीज़ सीखी है कि प्रॉब्लम आए तो उसे हैंडल कैसे करना है। आई न्यू हाउ टू एनालाइज द प्रॉब्लम, evaluate it and how to go through it and solve it. हो सकता है कि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम मैंने ना फेस की हो अपने घर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल घर पे तो आपकी फ्री रूटीन है ना, आप जब मर्ज़ी चाहो पढ़ो, क्लासेस में तो टीचर होती हैं, आपने उनके साथ चल के पढ़ना है। आप ये नहीं कर सकते कि अभी नहीं पढ़ना, मैं रात को पढ़ लूँगा। सो लाइक, और इसके अलावा आपको दोस्तियाँ बनाने में भी आपको ज़रा मुश्किलात फेस होंगी। बट जनरली ऑल इन ऑल, थम्स अप टू होम स्कूलिंग और थम्स डाउन? ऑनेस्टली
फॉर मी थम्स अप. ओके, इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द हर पर्सन. बंदे पे डिपेंड करता है. अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो यासिर भाई के पारे पारे छे जो यंग मैन हमारे साथ है, मूसा नीसा से भी जानना है कि इनका अभी तक होम स्कूलिंग का एक्सपीरियंस कैसा है. एंड देन ऑफ कोर्स व्हाई डिड साइमा डिसाइड कि आप स्कूल भेज दूँ. भी जब नहीं भेजा तो फिर ना भेजो, फिर घर पे ही बैठ के आप PhD भी करवा लो. इट्स पॉसिबल. तो ये बात करेंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. साइमन नज़ीर और उनके बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन से तो हमने बात की. यासिर भाई ने भी अपना पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन मिस्टर मूसा नीसा को वेट करना पड़ा. तो जी मिस्टर मूसा बताइए माइक के अंदर कि आपका होम स्कूलिंग का एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक. मेरा होम स्कूलिंग का एक्सपीरियंस सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना अब्बू के डर से. मैं सीधी बात कर रही हूँ. हाँ, मेरा होम स्कूलिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. इसमें हमारी मामा हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. इसमें हम स्पोर्ट्स भी करते हैं और दूसरी चीज़ें भी हम करते हैं. ज़्यादातर हम स्पोर्ट्स करते हैं और जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे तो पास आप उनसे फ्रेंड्स. मिलते हो, उनके साथ भी हाँ हैंग जी. आउट करते हो. अच्छा, तो स्कूल जाना मिस नहीं करते. नहीं, हमें घर पे ही मज़ा आता है. घर पे ही मिल जाता है. मिस्टर ईसा, हेलो, कैसे हैं आप. आई एम गुड. यू आर गुड. तो मुझे ये बताइए मिस्टर गुड ईसा कि आपके क्या फीलिंग्स है होम स्कूलिंग के बारे में, घर में पढ़ाई करने. मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं क्योंकि हमारी मामा हमें भी अच्छे से पढ़ाती हैं. जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है सारी तारीफ तो सुबह मामा की हो रही है. तो ये जो साथ लड़का बैठा हुआ है ये क्या करता है. सुबह 6 बजे स्कूल जाने के लिए उठना पड़ता है और फिर 2 o'clock आना पड़ता है. और हम घर में सुबह ये 7 o'clock उठते हैं और फिर पूरी रूटीन बताओ मुझे अपनी. हाँ पूरी रूटीन. हाँ, सुबह 7 बजे उठते हो. 5 o'clock उठता 5 हूँ. o'clock उठते हो, ठीक है. 5 o'clock उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और साथ ही फिर ब्रेकफास्ट. उसके बाद फिर 9 o'clock पढ़ाई. उसके बाद फिर हम बैठते हैं. उसके बाद फिर बाबा हमें ये स्टोरीज दिखाते हैं. उसके बाद जब 12 o'clock होते हैं तब हम बैठे रहते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं. उसके बाद हमारे कारी साहब आते हैं. उसके बाद फिर हम कारी साहब से पढ़ते हैं. यानी कि उसके पूरी बाद एक रूटीन है आपकी. हम पूरे 6 बजे 6:30 बजे पार्क चले जाते हैं. उसके बाद हम फिर फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं. वंडरफुल. यानी कि फुल डे, Yeah. अ फुल डे Yes. फुल ऑफ एक्टिविटीज. Yes. तो यासिर भाई मुझे ये बताइए कि आप होम स्कूलिंग की तरफ क्यों गए. ओके, अच्छा ये और आपने यही सवाल साइमा आपसे जी. पूछते हैं. और फिर जब आपने इनको वापस फिर स्कूल में क्यों डाला, आपने ये दोनों कब अच्छा किया? इसमें जुगन हम इस पे ना घंटों बात कर सकते हैं, बट ऑन अ वेरी ब्रीफ नोट जब हम एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स की बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जो एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स हैं वो ये हैं कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा, उसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसके बेशक. अंदर इननेट क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो इंतहाई कैरेक्टरफुल बच्चा है. आपने उसके कैरेक्टर को नर्चर करना है, आपने उसके कॉन्फिडेंस को नर्चर करना है, आपने उसकी क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर करना है. बट जब आप एक बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा अटैक होता है उस बच्चे के कॉन्फिडेंस पे होता है, क्योंकि वहाँ पे फियर ओरिएंटेड, इंसल्ट ओरिएंटेड, कंपैरिजन ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है. नंबर 1. नंबर 2, वहाँ पे कॉन्फर्मिटी अप्रोच होती है, मतलब सब बच्चों को एक ही छड़ी से हाँका जाता है. डिब्बे में डाल के देते हैं नंबर और कहते हैं 3 जो हिला दो बस. जी, नंबर 3 ये है कि वहाँ पे रोट लर्निंग है. आई मीन आपके बच्चे की जो क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग है वो रोट वैसे यानी ही कि किल व्यूअर्स हो जाती रट्टा है. जिसको कहते हैं, जी. जो बैठ के कहते हैं ना कि पूरा पूरा पेज जी, ज़बानी याद कर लो और जाके बिल्कुल. उसी तरह बोलो. और फिर उसमें यह है कि इस वक्त दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे एग्ज़ाम्स वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं और 6 एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है. जी. लेकिन यासिर भाई एक सवाल है, जी. देखिए वहाँ पे तो स्कूल्स में वो हो रहा है जो आप लोग घरों पे कर रहे हैं. Yes. तो क्या अगर यही वाले एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो IB सिस्टम में कुछ Yes. हद तक Yes. होता है, जी, जी. तो अगर ये सारा कुछ आपको पाकिस्तान में मिल रहा होता तो क्या आप ये करते, फिर आप बच्चों को डालते स्कूल में? जी, अगर ये सारी चॉइसेस हमें किसी स्कूल में मिलती तो मैं फिर भी 12 साल के बाद ही बच्चे को स्कूल भेजता. बिकॉज आई बिलीव एज अ साइकोथेरापिस्ट के जो बच्चे की लाइफ के पहले 12 साल हैं ये उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जिसमें बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ
अपने टाइम को मैक्सिमाइज़ करना है, जिसमें हमें बच्चे की मटीरियलिस्टिक नीड्स के साथ साथ उसकी जो नॉन मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं, उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं, एक बच्चे को जो प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, एतमाद, कॉन्फिडेंस है वो घर से मिलता है। जो केयर, जो मोहब्बत, जो शफ़क़त, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ आप अपने बच्चे को घर पे दे सकते हैं वो कोई स्कूल नहीं दे सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक्टिव टीचिंग है, वो एक्टिव टीचिंग तो 7 साल के बाद ही स्टार्ट होनी चाहिए। बट जहाँ पे आप 2.5 साल के बच्चे को बे के नुक्ते ठीक करवा रहे हैं और एक ही आप डंडी ठीक करवा रहे हैं, तो एक्टिव टीचिंग बच्चे की न सिर्फ कॉन्फिडेंस को किल करती है बल्कि आप उसको नेचुरल लर्निंग से रोक देते हैं। जिस चीज़ में भी फियर इन्वॉल्व होगा, जबर इन्वॉल्व होगा, उस चीज़ में जो है ना बच्चा अपने इंटरेस्ट को लूज़ कर देगा। जैसे वो जॉन हॉट कहता है ना कि दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा 7 साल तक 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकता है, लेकिन अगर यही काम स्कूल्स को सौंपा जाता तो दुनिया के आधे बच्चे जो है ना वो गूंगे होते, वो बात ही ना करते। बिकॉज स्कूल में जो है ना वो चीज़ों को आप बिल्कुल एक सीधी बात है भैया, थोक के हिसाब से, क्योंकि देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी पैसे ही कमाना चाहती है ना। कोई भी बंदा स्कूल इसलिए तो नहीं, सिर्फ मोहब्बत प्यार में नहीं तो नहीं खोलता, और जो खोलते भी है मोहब्बत प्यार में स्कूल, उनको भी इवेंचुअली स्कूल रन करने के लिए, एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए करने पड़ते हैं भर्ती, और इवेंचुअली अच्छे से अच्छे स्कूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मनी मेकिंग मशीन्स। इट्स ऑल अबाउट मार्केट फोर्सेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आया, एग्जामिनेशन सिस्टम आपका सारे का सारा 19th सेंचुरी में आया। सो ये मार्केट फोर्सेस तय करती हैं एकेडेमिया के साथ कि उन्होंने क्या करना है। ये सारा मॉडल ही पैसे पे खड़ा है। बिल्कुल सही। साइमन जी, अब वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। अब आपने क्यों होम स्कूलिंग का इंतखाब किया? आपकी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आई नो योर होल स्टोरी और हमने शो पे भी किया डिस्कस, लेट्स नॉट रीहैश दैट, बट why did you decide to homeschool Hamza, and then why did you put him in school? Yes, so very valid question, Jugan. I would say एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि रीज़न सबसे पहले यही थी क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से मुंसलिक थी। जैसे हम बात करें ना होम स्कूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई थिंक इतना बड़ा रिस्क बस उन्हीं को लेना चाहिए जो ये कमिटमेंट पूरी कर सकते हैं, और ना सिर्फ नॉलेज बल्कि उनके पास ये एक्सपर्टीज़ भी है कि वो ये काम कर सकते हैं। बिकॉज हर कोई होम स्कूलर नहीं, टीचर नहीं बन सकता। जैसे कि मेरा गुस्सा तेज़ है, मेरी टेम्परामेंट का है प्रॉब्लम। मुझे जब मैं कोई चीज़ समझाना चाह रही होती है और अगले को मेरी समझ नहीं आती, हर बंदे का एक नेचुरल तरीका होता है ज़िंदगी में चीज़ों को कोप करने का। अनफॉर्चुनेटली मैं इस मामले में कमज़ोर हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट होकर ना मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है, सिखाने वाला कोई भी काम, सिखाने से मुराद ये कि पढ़ाई का सिखाने का कोई भी काम मैं नहीं टच करती, वो फैसल देखते हैं। हाँ। क्योंकि मेरे में वो पेशेंस नहीं है। हाँ, कुकिंग के मामले में घंटों खड़ा कर लो, मेरे साथ कोई क्रिएटिव काम कोई करना है, मैं घंटों लगी रहूंगी, भंड भी मारते रहेंगे बच्चों को। पढ़ाई क्योंकि मेरे लिए इतना बड़ा ट्रिगर था तो बच्चों के, अब मेरे जैसा बंदा अगर बच्चों को होम स्कूल करेगा तो बच्चे घर छोड़ के भाग जाएंगे और कुछ नहीं होना। हाँ, मगर बिकॉज मेरा अपना काम ये था जुगन, एंड आई डू गिव द क्रेडिट टू द इंडस्ट्री जो कि एजुकेशन की है, जिससे मैं मुंसलिक थी। शायद इसीलिए मेरे ये स्किल्स रिफाइंड थे, मगर ये जानने के बावजूद मुझे ये लगता था कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो मैं अपने बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना चाह रही। मैं सिर्फ उसको, आपने एक टर्म सुनी होगी, लर्निंग टू लर्न, यानी मैं अपने बच्चे को सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी, मैं अपने बच्चे को सवालों के जवाब ढूंढना सिखाना चाहती थी। हमारा भी कह सकते हो थोड़ा सा, तो बिल्कुल सही, हमारा तो हाँ, या इसी तरह। हाँ। तो ये बेसिक बात ये थी कि मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, अब स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं घर पर मुहैया नहीं कर सकती थी। जैसे मैं इनको कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स का पार्ट नहीं बना सकती थी, मगर मुझे पता था कि जिस पोजीशन में मैं हूँ, मेरा नेटवर्क है, एजुकेशन से ताल्लुक़ है, वो सारी चीज़ों को मुझे लगा कि मैं इंडिविजुअली टेक केयर कर सकती हूँ। मैं कुकिंग की एक्टिविटीज़ में वर्कशॉप्स पे लेके जाती रही, मुख्तलिफ चीज़ें। फिर स्कूल में क्यों डाला? जब सारा कुछ ठीक था तो एग्जैक्टली चुकन देखें, जब हमजा सच बताना, अपना दिल था स्कूल जाने का या इन्होंने डाला था? सही बताना है। मेरा था एक्चुअली। अच्छा, तो हुआ ये, अब आपको वो मैं आपको बता, आपने, हम इसको इस तरह देखते हैं कि जो फर्स्ट 7 years ऑफ चाइल्डहुड है ना, जैसे कि आपने भी, उसमें सिर्फ लव एंड प्ले है। उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, और उसमें आप लर्निंग और बॉन्डिंग और फैमिली टाइम में इतना कुछ सीख रहे हैं। 7 to 14 में आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है, वे यू ऑब्जर्व एंड यू लर्न।
And after 14, you're given a full responsibility to practice what you've learned. And he But- decided. And he decided, and I gave him the option, and he prepared for it. He got in the college on merit, and why would I not then support him? I'm very proud of you. But यासिर भाई, अगर for example ईसा और मूसा आपको कहते हैं at age 13-14 के बाबा मैंने तो अब जाना है स्कूल, Okay. तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा जुगन, इसमें ना ऑन अ वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक नोट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने पाकिस्तानी सिस्टम में ही रहते हुए सिस्टम की कंपल्शंस को भी अडॉप्ट करना है, तो ऑब्वियसली कल को इन्होंने यूनिवर्सिटी भी जाना है। यूनिवर्सिटी से पहले जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, अगर आपने बच्चे को मैट्रिक करवाना है तो डेफिनेटली आपको ग्रेड 7 ग्रेड 8 में स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने बच्चे को कैम्ब्रिज सिस्टम में करवाना है क्या तो स्कूल फैसिलिटेट करते हैं जब आप क्लास 10 में या क्लास 9 में या क्लास 8 में कहते हैं कि हमने बच्चे को जी। होम स्कूल बच्चे को डालना है? जी बिल्कुल, उसमें तमाम स्कूल्स का एक क्राइटेरिया है कि वो आपके असेसमेंट्स लेते हैं, आप उन असेसमेंट्स को क्लियर करें और बच्चा जो है वो ग्रेड 9 में ग्रेड 8 में या O1 में एडमिशन ले लेता है। तो डेफिनेटली जब ये O1 में जाएंगे, फिर A लेवल करेंगे, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो इट मीन्स कि हायर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनको कोई ना कोई डिग्री चाहिए। जो भी आपके एजुकेशन सिस्टम की कंपल्शंस हैं उसको फॉलो करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। सबसे Okay. पहले तो मैं बच्चों का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच मूसा एंड ईसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों तो अपने ही हैं, आपको ज़्यादा थैंक यू नहीं करना, बस ऐसा ही थैंक यू, ऐसा ही थैंक यू हो जाएगा इस बहन का। एंड में वन क्विक वन लाइनर हमारे व्यूअर्स को मैसेज दे दें जी साइमा जी, और उसके बाद आप। होम स्कूलिंग से रिलेटेड मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब तक आप खुद ये कराने के लिए स्किल्ड नहीं हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं, आप इतना बड़ा रिस्क ना लें। हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो। अगर आपको लगता है आपके बच्चे की लर्निंग की बेहतरी घर पर हो सकती है तो आप ज़रूर ये करें, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की बेहतर तरबियत और बेहतर परवरिश स्कूल की सपोर्ट से हो सकती है तो वो सपोर्ट ज़रूर लें। और ये बात हमेशा याद रखें कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी घर में पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट उनकी लर्निंग जर्नी में उतनी ही ज़्यादा चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, जी यासिर भाई। मैं उन तमाम पेरेंट्स को जो होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं या जो नहीं करवाना चाहते, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। आप किसी भी कीमत पे अपने बच्चों के लिए जब टाइम निकालते हैं तो आप उनके मेंटोर हैं, रहबर हैं, मुरब्बी हैं। सेकेंडली ये है कि बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक उसकी सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाएं और उसको स्पोर्ट्स का टाइम मिलना चाहिए। उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ग्राउंड्स में निकाला जाए। जेन ज़ी अल्फ़ा जनरेशन के आइंदा आने वाले 20 सालों में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे। एंड लास्टली ये है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक नंबर्स और ग्रेड्स की रेस से निकलें। हर 5 में से एक बच्चा स्ट्रेस का शिकार है और एग्ज़ाम्स के इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होते हैं। आपने अपने बच्चे का मुआवजा किसी से नहीं करना। आपका बच्चा दुनिया का बेस्ट बच्चा है। आपके बच्चे के अंदर रब की ज़ात ने अनलिमिटेड पोटेंशियल रखा हुआ है। एंड लास्टली, अगर आपने अपने बच्चे को अजीम इंसान बनाना है तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक उसको अनकंडीशनल रिस्पेक्ट दें, अनकंडीशनल प्यार दें। आपका प्यार, मोहब्बत, शफकत और इज़्ज़त मार्क्स और ग्रेड्स और आपके साथ लॉयल्टी या फर्माबरदारी के साथ नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे को इज़्ज़त देंगे तो आपका बच्चा पूरे एतमाद शख्सियत का मालिक होगा। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में व्यूअर्स, मेरा बड़ा दिल था होम स्कूलिंग पे बात करने का, लेकिन मुझे उस तरह से पेरेंट्स ही नहीं मिलते थे जो इस डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप लोगों के ग्रुप्स होंगे, चीज़ें होंगी, बट ऑब्वियसली ऐसा बंदा जो फिर आके स्क्रीन पे बात भी कर सके। जब यासिर भाई से मुलाकात हुई मैंने कहा लो जी, फाइनली साइमा की अब ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि भाई होम स्कूलिंग का भी पर्सपेक्टिव दें, तो आपको दिया। व्यूअर्स, आपको जो भी सूट करता है करें, लेकिन याद रखें अल्लाह ताला की एक बड़ी ही अनमोल, खूबसूरत, प्यारी सी एक नेमत है औलाद। और हर इंसान आजकल की दुनिया में साहिब औलाद भी नहीं है। हज़ार मेडिकल प्रॉब्लम्स और मसाइल, शादियाँ नहीं होती, करोड़ों प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत एक गिफ्ट आपको दिया औलाद की फॉर्म में, तो डू योर बेस्ट, जितना भी कर सकते हैं, जैसे भी कर, होम स्कूलिंग, रेगुलर स्कूलिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन पूरे दिल से, पूरे फोकस के साथ और पूरी जान लगानी है, क्योंकि कल को यही बच्चे हमारे
भी फ्यूचर है और हमारे मुल्क का भी फ्यूचर है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।